Good evening, all of you. So I'm honored and have great pleasure in introducing Yaksh Chaudhary, who has got All India sixth rank in this year's Civil Services examination. So let us welcome him with a big hand. Congratulations, Yaksh. So he is a IITN, an engineering graduate. He had sociology as his optional subject, and he has scored the second highest to score in the written examination this year. He has kindly agreed to address you all and share his experience of having prepared for this examination. He will talk to you for about 1 hour 15 minutes on these issues, both for the prelims and main exam preparation. And later that he will hold a question and answer session. You can raise your questions and get your personal doubts clarified relating to your preparation for this exam. And let me hand over the stage to him. So welcome, Yaksh. So, my name is Yaksh Chaudhary, and this was my third attempt. In my first attempt, I could not clear my prelims. In the second attempt, I reached till the interview stage, but could not make it to the final list. I missed by 6-7 marks. I've done my civil engineering from IIT Guwahati with minor in product design, and I am preparing for civil services from 2018. और थोड़ा थोड़ा कॉलेज टाइम में पढ़ते थे 2000 अराउंड 2016 से शुरू किया था, थोड़ा न्यूज़पेपर, थोड़ा बेसिक एनसीईआरटीज़ वगैरह. अगर किसी को हिंदी ना समझ आए तो हाथ खड़ा कीजिएगा, कोशिश करूँगा मैं इंग्लिश बोलने का. मेरा इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए. तो ये तो मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन था कि मैंने क्या किया है. 3 अटेम्प्ट मैंने दिए हैं, 4 साल का प्रिपरेशन मैंने किया है अब तक. आप जैसे सर ने बताया कि सभी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, तो जब हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में थे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं. फील होता है कि हमको कि हम सही डायरेक्शन में तैयारी कर भी रहे हैं कि नहीं तैयारी कर रहे हैं, क्या हम सही रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हम इनफ टाइम दे रहे हैं अपना प्रिपरेशन को कि नहीं दे रहे हैं. बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बट धीरे धीरे टाइम के साथ ये सब डाउट्स रिजॉल्व होते चले जाते हैं, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली तो आपको लगेगा कि इन डाउट्स का कोई वैल्यू नहीं थी. ये सब डाउट्स बहुत ज़्यादा सिली डाउट्स होते हैं, जैसे कि हमको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, हमको कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, क्योंकि सारे रिसोर्सेज ऑलमोस्ट सब में सेम कंटेंट होता है. तो मैं देखिए, मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो मेंस का आंसर राइटिंग का है. प्रीलिम्स और इंटरव्यू में मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगा, और आंसर राइटिंग के बारे में डिटेल में बात करूँगा. अगर आप समझ पाएँ तो कोशिश कीजिए, अगर आप इतना टाइम दे रहे हैं यहाँ पे 1-1.5 घंटा, कुछ जो पॉइंट्स आपको समझ आएँ उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, नहीं समझ आए तो उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सारे टॉपर्स आपको आके कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताएंगे जो उन्होंने किया होगा, शायद आपके लिए वो वैलिड ना हो. तो जो चीज़ें आपको सूट करें आप उसी चीज़ को फॉलो कीजिएगा, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाएं, दूसरों की बात को बहुत ज़्यादा फॉलो ना करें, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चलें. बाकी लोग तो बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको बहुत अलग अलग चीज़ें बता के जाएंगे कि यार इसको ऐसे कर लो, उसको वैसे कर लो, ये चीज़ पढ़ लो, वो चीज़ पढ़ लो. बट अल्टीमेटली आपको सब अपने हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि जो काम दूसरों के लिए किया है वो शायद आपके लिए काम ना करे. और दूसरा ये होता है कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो प्रिपरेशन को लेके हमारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. जब अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो शायद मैं बोलता कि यार ये चीज़ें मैंने की थी, बड़ी चीज़ें काम नहीं करी. अभी मेरा सिलेक्शन हो गया है, वो कुछ भी हो सकता है, लक हो सकता है, हार्ड वर्क हो सकता है, जो भी है, बट अभी मुझे लगेगा कि जो काम मैंने किया, जो चीज़ें मैंने पढ़ी, शायद वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. पॉइंट ये है कि सिलेक्शन के बाद पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है लोगों का. तो आप जो भी यहाँ पे आके बोलें, इंक्लूडिंग मी, उनको बातों को ऐसा बिल्कुल ये ना ले कि वो एकदम सच बोल रहे हैं. कुछ चीज़ें जो हैं वो हो सकता है कि पोस्ट एनालिसिस हो. जैसे मेंस आंसर राइटिंग के बारे में बात करूंगा जब, तो अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं बोलता यार ये सब चीज़ें काम नहीं करती. अभी सिलेक्शन हो गया है तो मैं बोलूँगा कि यार ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखें कि
यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेके ओपिनियन, व्यूज़, एक्सपीरियंस या पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है जब सिलेक्शन हो जाता है। तो आप चीज़ों को थोड़ा लाइट लें। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे आके बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं। सही तो खैर हम कोशिश करते हैं बोलने की अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, पर हो सकता है वो आपके लिए वैलिड ना हो। तो सबसे पहला स्टेज तो प्रीलिम्स आता है आपका। आपने दिया है किसी ने इस बार प्रीलिम्स? अच्छा, सब अगली बार देंगे प्रीलिम्स। देखो यार, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि एग्ज़ाम की रियलिटी ये है कि बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत सारों का नहीं होगा, बहुत लोगों का हो भी जाएगा। तो जो आपका अभी तैयारी का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो आपका अभी आगे 12-14 महीने जितने भी बचे हैं आपके प्रीलिम्स में, ये टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो आप पढ़ेंगे वो आपकी फाउंडेशन बनेगी। अगर आपका, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है तो ये जो फाउंडेशन है ये आपका काम आएगा फर्दर अटेम्प्ट्स में। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें। ऐसा इसको लाइट ना लें कि यार ये तो हमारा पहला ही अटेम्प्ट है, इसमें तो हम बस प्रीलिम्स निकाल लेंगे, मेंस अगले अटेम्प्ट में देख लेंगे, या फिर हम मेंस की तैयारी अभी नहीं करते हैं। ये जो टाइम है आपका सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। इसमें जो आपकी फाउंडेशन बनेगी वो आपकी, कितने भी आप अटेम्प्ट दें, 6 अटेम्प्ट तक होते हैं, जितने भी आपके अटेम्प्ट्स हैं, कितने भी आप अटेम्प्ट दें, उस सब में ये फाउंडेशन काम आएगा। अगर आपका फाउंडेशन वीक होगा तो बिल्डिंग भी वीक होगी फिर। और यूपीएससी बहुत सारी सीस्मिक वेव्स देती है तो ढहने का खतरा है उसमें। तो आप फाउंडेशन को बहुत, जो आप अगले 1 साल पढ़ने वाले हैं उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब रिसोर्सेज की बात, आपके बहुत सारे लोगों के डाउट में होगा, दिमाग में होगा, कन्फ्यूजन होगा कौन से रिसोर्सेज पढ़ें। तो पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उसमें कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो इतना ज़्यादा डाउट में ना रहें कि हमको, आप एनालाइज़ करें खुद से। मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचा, और अभी तो सिलेक्शन के बाद तो मेरा ये ओपिनियन है कि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आप किसके लिए कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, आप डीडी बासु पढ़ रहे हैं, सब सारी बुक्स में ऑलमोस्ट सब में बेसिक कंटेंट रहता है। अब कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है, उससे तो क्वेश्चन्स आते हैं, वो तो पढ़ना ही चाहिए। बट उसके अलावा जैसे एनवायरनमेंट के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, आर्ट एंड कल्चर के लिए कौन सा पढ़ना है, सीसीईआरटी पढ़ते हैं लोग, नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं, जो जितने भी रिसोर्स है, सब में बेसिक चीज़ें सब बुक्स में हैं, और किसी एक बुक से सारा क्वेश्चंस आने वाले नहीं हैं। ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना देंगे। कोई भी बुक आप पढ़ें, अल्टीमेटली डिपेंड करेगा कि आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, और आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में, अल्टीमेटली डिपेंड उस पर करेगा कि आपको जितना आप नॉलेज आपने इकट्ठा किया है, आप उसको कितना यूज़ कर पाते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। तो पॉइंट ये है कि रिसोर्सेज में ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रखें, अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें कि हम जो पढ़ रहे हैं बस ठीक पढ़ रहे हैं, जो सोर्स हमने फॉलो किया है वो हमने सही फॉलो किया है, और डाउट ना रखें उसमें बिल्कुल भी। बार बार लोगों से आप पूछेंगे तो कंफ्यूज होंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये पढ़ लो, कुछ लोग सीनियर्स बोलेंगे नहीं यार ये बुक ख़राब है, आप इसको पढ़ो, आप लक्ष्मीकांत मत पढ़ो, आप डीडी बासु पढ़ो। कुछ लोग बोलेंगे आप स्पेक्ट्रम मत पढ़ो, आप बैटल, वो प्लासी करके एक बुक है उसको पढ़ लो आप। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा कंफ्यूज ना रहें। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि अगर मैं स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूँ, या मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफ़र कर रहा हूँ, या फिर मैं येलो बुक्स पढ़ रहा हूँ, जो भी आप पढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस रखें कि जो आप पढ़ रहे हैं बस उतना मोर देन सफिशिएंट है। क्वेश्चन किसी बुक से, ऐसा तो है नहीं किसी एक ही बुक से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन सारी बुक से आएंगे। बेसिक कंसेप्ट आपके सारी किताबों से सॉल्व हो जाएगा। अभी अगर किसी को किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में डाउट है, रिसोर्सेज में तो मैं बता सकता हूँ, उसमें अगर कोई पूछे तो पूछ लीजिए अभी। या सोशियोलॉजी, यहाँ पे मोस्टली लोग सोशियोलॉजी के होंगे नहीं, फिर भी अगर मैं बताऊँ सोशियोलॉजी के लिए, तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मुझे, मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का सोशियोलॉजी नहीं होगा इसलिए, हरलम्बोस मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी किताब लगी पेपर 1 के लिए। उसके बाद थिंकर्स मैंने रिडजर से भी किया, इग्नू भी मेरे को हेल्पफुल लगा। तो पेपर 1 के लिए ये 3 चीज़ें, और जो नितिन सांगवान सर की बुक आती है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, वो मैंने की थी। पेपर 2 के लिए बीके नागला, उसमें से कास्ट सिस्टम और जो अपने इंडियन थिंकर्स हैं, एंद्रे बेते वगैरह, एमएन श्रीनिवास वगैरह, वो किया था।
उसके बाद SL2C और PC जैन की एक बुक आती है रूरल सोशियोलॉजी की, उससे मैंने जो रूरल वाला जो पार्ट है सारा वो कवर किया था। एक कानितकर किताब पढ़ी थी जो यूज़फुल नहीं है, उसको तो मत ही पढ़ना, और इग्नू, और अल्टीमेटली नितिन सांगवान जो किताब है वो, बस। अच्छा, किसी को और कोई GS, हाँ पूछिए। देखो है क्या ना, मैं पहले जो 2 मेंस में दिया, एक 20 वाला और 21 वाला, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं, देखो वर्ल्ड हिस्ट्री तो 2020 में एक भी सवाल नहीं था, 2021 में एक सवाल था, और वो भी बहुत इजी सा क्वेश्चन था कि ऐसा कुछ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच की कुछ इवेंट्स पूछी थी उन्होंने, वो क्वेश्चन था। और जो बाकी क्वेश्चन थे वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड थे मोस्टली, और क्वेश्चंस भी काफ़ी मुझे तो डिफ़िकल्ट लगे थे कि जो हम नहीं पढ़ते हैं जनरली, वो उन सब ने पूछा। 2020 में तो बड़े डिफ़िकल्ट पूछ लिए थे कि फ़िलोसफीज़ ने टेम्पल और उसके स्कल्पचर्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया, पाला एम्पायर ने बुद्धिज़्म को कैसे, जो भी कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो पॉइंट ये है, उसमें हमको जनरल सी चीज़ें लिखनी होती है, जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं ना, बस वही मोर देन सफिशिएंट है उसके लिए। और मॉडर्न हिस्ट्री तो आप करते ही हैं, कोई सा भी सोर्स आप फॉलो करेंगे उससे कवर हो जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना टाइम देना है। देखिए मैं तो नहीं पढ़ के जाता था वर्ल्ड हिस्ट्री, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पढ़ के जाएँ वर्ल्ड हिस्ट्री, कहीं से एक बेयर मिनिमम कवर कर लें, कोई भी सोर्स हो। जैसे इस बार मैंने एक बुक आती है शून्य की करके, उसमें से कुछ पेजेस पढ़े थे, वो मुझे हेल्पफुल लगा था। बाकी आपको करना चाहिए कहीं से, अगर आप छोड़ के जाएंगे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आगे, फिर क्या करेंगे। तो आप जो आप बेसिक सोर्स की बात कर रहे हैं, देखिए आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडीवल, जो प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ेंगे वही मोर देन सफिशिएंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री आप कर लें कहीं से, किसी एक बेसिक सोर्स से, मुझे पता नहीं है कहाँ से आपको करना है। और मॉडर्न हिस्ट्री जो प्रीलिम्स के लिए आप बुक फॉलो कर रहे हैं वही। यार मैंने देखो मैंने मिडीवल नहीं पढ़ा आज तक, मैं नहीं पढ़ा मिडीवल, मैं एंशिएंट पढ़ा था, RS शर्मा की किताब आती है, बट वो हेल्पफुल नहीं लगा था मुझे बहुत ज़्यादा। अंडरस्टैंडिंग बना दी थी उसने एंशिएंट से, पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो ठीक नहीं था। प्रीलिम्स के लिए आप वो कर सकते हैं, लूसेंट की किताब आती है, लूसेंट GK करके, उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मैंने नहीं की वो, पर मुझे पता है, मेरे दोस्तों ने किया, उन्होंने मुझे बताया। इस बार तो मैंने प्रीलिम्स नहीं दिया। हाँ वही। इस बार मेरे दोस्त ने बताया कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस थे प्रीलिम्स के, एंशिएंट मिडीवल के। मैंने नहीं की वो, तो मुझे इतना, पर वो बुक अच्छा है, ऐसा मैं सुना हूँ। और किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो, क्योंकि सोर्सेज के बारे में तो सब स्टैंडर्ड सोर्सेज आपको पता ही होगा। साइंस एंड टेक, देखो हमारे टाइम पे मैंने 2018 में बाजीराम में कोचिंग लिया था, तब विनोय सर, मैंने उनके नोट्स फॉलो किए थे, उसके अलावा बस न्यूज़पेपर, उसी से काम चल गया था। कि क्वेश्चंस जो आते हैं साइंस एंड टेक में, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, मेंस का तो मुझे नहीं पता, प्रीलिम्स में बहुत जनरल से क्वेश्चंस आते हैं। इस बार मेरे दोस्तों ने बताया NFT पूछ लिया था। इस तरह जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको कुछ स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसी से काम बन जाता है बस। मैं तो इतना ही फॉलो किया था साइंस एंड टेक में। और एथिक्स के लिए देखो, एथिक्स का ना, आपको सबसे पहले आप पेपर देखें किस तरह का पेपर आता है। पेपर आजकल पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे आता है, थ्योरी नहीं पूछते हैं, स्टेटमेंट्स पूछते हैं, कोट्स पूछते हैं, उस तरह से आता है। तो आपको जो प्रिपरेशन करना है, अच्छा मैं एथिक्स के बारे में बाद में बोलता हूँ, है ना, एक ही बार में बोलता हूँ पूरा फ्लो में। हाँ मैं अभी बात करूँगा, आप सोर्सेज के बारे में पूछ लीजिए अभी, किसी को अगर पूछना है तो। इकोनॉमी, देखो मैंने मुरनाल सर का किया था इकोनॉमी, मैंने उसके अलावा एक रमेश सर की किताब आती है इंडियन इकोनॉमी, जो मैंने की थी, बट मुझे बेनिफिशियल नहीं लगी थी वो किताब, बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल किताब है। मुरनाल का मैंने किया था, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की NCERT, इतना मैंने किया था। या जब मैंने किया था ना, मैं 2015 के लेक्चर्स फ्रीली अवेलेबल थे यूट्यूब पे, वो किया था, बट आजकल तो अपडेटेड भी आते हैं शायद। हाँ एनवायरनमेंट, या एनवायरनमेंट के लिए मैं शंकर IAS की किताब किया था, और जो अपने बेसिक क्लास नोट्स थे हमारी, वो मैम पढ़ाती थी,
मुझे नाम याद नहीं, शायद वैशाली नाम था मैम का, वैशाली मैम। तो उनके नोट्स और अपने जो शंकर IAS की किताब है वो मैं किया था। बट आजकल मैंने सुना है कि PMF का बड़ा अच्छा आता है, रंग बिरंगा आता है, उसमें फ़ोटो वोटो बहुत बढ़िया दिखते हैं। पर वो काफ़ी बल्कि है, शायद 700 पेज का कुछ का है वो। पर मैं शंकर IAS किया था, उसी से बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद तो अल्टीमेटली है कि आप कैसे यूज़ करते हैं। और क्वेश्चंस भी मुझे तो लगता है कि काफ़ी बेसिक्स आते हैं, जैसे कि याद तो मुझे नहीं आ रहा सवाल ऐसा कोई, पर बेसिक आते हैं एनवायरनमेंट में। तो बाकी करंट अफेयर्स हो ही जाएगा आपका। हाँ सर, हाँ एक सेकेंड सर, अभी रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, इन सब के बारे में बाद में बात करते हैं ना। आप पूछिए मैम। देखिए ज्योग्राफी के लिए मैं 11th क्लास की NCERT यूज़ किया था। 12th की मैं पढ़ा था बट मुझे बेनिफिशियल नहीं लगी थी वो, तो 11th की दोनों NCERT। उसके अलावा मैं GC लियोंग पढ़ा था, पर मुझे नहीं लगता कि आजकल वो इतनी रिलेवेंट है। GC लियोंग की एक बुक आती है ना, मैं तो पूरी पढ़ा था वो किताब, छोटी सी किताब आती है, बट पता नहीं पहले के टॉपर सजेस्ट करते थे, आजकल पता नहीं कितनी रिलेवेंट है। मुझे तो रिलेवेंट नहीं लगी वो किताब। उसके अलावा मैं वो बहुत अच्छे से किया था, एक रजन तली मैम हैं जो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स हैं उनको, वीडियो लेक्चर्स, पहले मुरनाल में पढ़ाती थी। उसका मैं वीडियो लेक्चर्स देखा था, उसके बाद उनके PPT डाउनलोड कर लिए थे और उसको मैं रिवाइज़ करता था। तो मेरा तो जियोग्राफी जो अच्छा हुआ था वो उन लेक्चर्स की वजह से अच्छा हुआ था, वो बहुत बेनिफिशियल था। तो यार नाम की स्पेलिंग में डिफरेंस हो सकता है, बट जहाँ तक मुझे याद है रजन तली नाम है उनका, RAJANTALI, ऐसा ही कुछ नाम है उनका। हाँ क्या, थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा सा तेज बोलिए सर। हाँ हाँ हाँ, वही वही PPTs अवेलेबल है वहाँ पे। देखो कोचिंग की नोट जैसे हम जब करते थे तो श्याम सुंदर सर पढ़ाते थे, तो उनके नोट्स फॉलो किए थे। जितना उन्होंने पढ़ाया था अच्छे से पढ़ाया था, स्पेशली श्याम सुंदर सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। बट वो पूरा सिलेबस, देखिए कोचिंग की अपनी लिमिटेशंस है कि वो लिमिटेड टाइम में, एक साल में आपको सब कुछ नहीं कवर करा सकते, तो आपको थोड़ा सा आगे जाके खुद से करना पड़ेगा थोड़ा। तो ये तो रिसोर्सेज की बात थी, बट रिसोर्सेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको इन सब रिसोर्सेज को पढ़ना कैसे है। रिसोर्सेज तो आपको सबको पता है, यूट्यूब पे आप सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, सब जगह मिल जाता है कि कौन सी बुक पढ़नी है, सबको मिल जाता है। बट पॉइंट है कि हमको उसको पढ़ना कैसे है। और इसी से रिलेटेड एक चीज़ है कि हमको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। तो पहले मैं बात करता हूँ न्यूज़पेपर, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर बहुत सीरियसली फॉलो किया था, और GS मेंस में मेरे जो जितने मार्क्स हैं उसका सबसे बड़ा योगदान, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो न्यूज़पेपर्स का है। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ा था, द हिंदू पहले पढ़ता था मैं, मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगा था। बट उसको ना एक पढ़ने का एक सेट तरीका होना चाहिए, सिर्फ उसकी रीडिंग मानने से फ़ायदा नहीं होता है। जब भी न्यूज़पेपर पढ़े, आप लोग वैसे पढ़ते ही होंगे, और आपको मैं स्ट्रोंगली रिकमेंड करूँगा कि आप न्यूज़पेपर ज़रूर फॉलो करें। वैसे तो कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाता है बिना न्यूज़पेपर पढ़े भी, जैसे मेरा भी एक दोस्त है, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, रैंक 53 इस बार का, वो थोड़ा सा मैगजीन्स या मेंस 365 कर लेता था, उससे काम चल जाता था। मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता था बहुत अच्छे से। और मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है कि अगर 1.5 घंटा भी लगता है, तो आप अगर देंगे 1.5 घंटा तो उस पर रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा आपको। उतना शायद मैं तो बोलता हूँ कि GS में उतना रिटर्न किसी भी सोर्स से आपको नहीं मिलेगा जितना आपको न्यूज़पेपर से मिलेगा। मंथली मैगज़ीन जो होती है उसमें तो पॉइंट्स में देते हैं सब, वो उतना फ़ायदेमंद नहीं होता जितना न्यूज़पेपर होता है। जब हम कंटेक्स्ट में चीज़ें पढ़ते हैं तो याद रहती है हमें लंबे समय तक। थोड़ा उसका न्यूज़ में कंटेक्स्ट बनता है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब चीज़ों से हम अवेयर रहते हैं। तो न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये अपने दिमाग से निकाल दें कि मैगज़ीन्स उसको रिप्लेस कर सकता है। भले से आपको सिलेक्शन करा दे आपका मैगज़ीन्स, बट रिप्लेस नहीं कर सकता है न्यूज़पेपर को। और हो सकता है कि न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ें तो आपके ज़्यादा मार्क्स आएँ एज़ कम्पेयर टू रीडिंग दिस मैगज़ीन्स। अब पॉइंट ये है कि पढ़ना कैसे है न्यूज़पेपर को। देखो पहली चीज़ तो ये कि जो रिलेवेंट आर्टिकल्स है आपको वही पढ़ने हैं, एडिटोरियल्स भी पढ़ने हैं, नॉर्मल आर्टिकल्स भी पढ़ने हैं, दोनों पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगर आपको बोले कि यार सिर्फ एडिटोरियल पढ़ लो बाकी छोड़ दो,
या फिर सिर्फ बाकी आर्टिकल्स पढ़ लो और एडिटोरियल्स छोड़ दो। पढ़ना हमको सारा चाहिए, जो हमारे सिलेबस से रिलेवेंट चीज़ें हैं वो पढ़नी चाहिए। अब जब भी हम कोई आर्टिकल पढ़ें अपने न्यूज़पेपर का, तो उसको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी के साथ डेप्थ में जाके पढ़ें, उसका बैकग्राउंड ज़रूर सर्च करें और कोशिश करें कि टॉपिक्स को होलिस्टिकली तैयार किया जाए। एटलीस्ट सारे ना तो एक दिन में न्यूज़पेपर में अगर 4 टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जैसे कोई भी अगर किया जाता है, कोई इंटरनेशनल रिलेशन से, सिक्योरिटी से रिलेटेड है या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड है कुछ भी, तो कोशिश करें 2-3 टॉपिक्स तो आप होलिस्टिकली तैयार कर लें वहाँ पे। अभी जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो क्या एग्जांपल लें, कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे WHO का कोई एग्जाम्पल वो आता है, एडिटोरियल आता है कि WHO की वर्किंग से रिलेटेड उन्हें कुछ रिकमेंडेशंस दी या फिर कुछ उसमें खामियां जो इश्यूज़ रहते हैं वो उन्होंने उसमें बताए। तो एडिटोरियल का ऐसा रहता है कि उसमें कुछ ही डायमेंशंस वो लोग कवर करते हैं। अब एक छोटे से एडिटोरियल में सब कुछ तो कवर नहीं किया जा सकता है, तो वो रिकमेंडेशंस भी होंगी तो 1 या 2 या 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे वो। बट आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप थोड़ा सा गूगल पे जाएं और WHO के बारे में पढ़ें पहले तो, कि WHO का काम क्या होता है, कब ये गठित हुआ था, मतलब कब ये सेटअप हुआ था, और उसमें इश्यूज़ क्या हैं, रिकमेंडेशंस क्या हैं, कोई कमेटी है या चैलेंजेस क्या हैं, और थोड़ा सा डेटा, जैसे कि बोलते हैं कि मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन कम है उसका, जिसे असेस्ड कंट्रीब्यूशन ऐसा कुछ बोलते हैं, वॉलंटरी वाला ज़्यादा है। इस तरह के डेटा भी आप याद कर लें। अगर आप इस तरह से थोड़ा सा गूगल करके क्यूरियोसिटी के साथ उसको पढ़ेंगे वहाँ पे, तो आपकी एकदम होलिस्टिकली तैयार हो जाएगा आपको WHO वाला पार्ट। अगर आप सिर्फ एडिटोरियल कोई आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें आपको हो सकता है 2 या 3 रिकमेंडेशंस मिल जाएं, बट वो आपका होलिस्टिकली तैयार नहीं होगा WHO। जब आप पूरा उसको WHO के बारे में पढ़ेंगे जाके, जैसे कि अगर आप WHO के बारे में पढ़ रहे हैं तो विकिपीडिया पेज खोल लें या फिर WHO UPSC डाल दें, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल आते हैं, 1-2 लिंक पढ़ लें, उसको पढ़ लें 1-2 को। तो कंटेक्स्ट में चीज़ें पढ़ें और थोड़ा सा समझ के होलिस्टिकली तैयार करने की कोशिश करें चीज़ों को। अगर आप ऐसा होगा कि WHO, जैसे जब मैं तैयारी कर रहा था अभी 2 महीने पहले लगभग, तो न्यूज़पेपर में बहुत आता था WHO के बारे में। अभी तो शायद ना आ रहा हो, कोविड थोड़ा नीचे चला गया है। बट उसमें ऐसा होता था कि एक दिन कुछ रिकमेंडेशंस देते थे, अगले दिन दूसरी रिकमेंडेशंस देते थे, तीसरे दिन कुछ और नया इनोवेशन लेके आते थे द हिंदू के जो एडिटर्स होते थे कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अब ये है कि एक दिन आपने 2 पढ़े, अगले दिन 4 पढ़े, अगले दिन 3 पढ़े, वो फ्रेगमेंटेड हो गया वो पूरा। आपका WHO अच्छे से तैयार नहीं हुआ। आप उसको जाएं, गूगल करें और कंटेक्स्ट में उसको चीज़ों को अच्छे से समझें। वहाँ पे सारी जो इश्यूज़ है सारे एक जगह पे कवर कर लें, उससे आपकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी WHO के बारे में। तो एग्जांपल था, कोई इंटरनेशनल रिलेशन आता है, किसी कंट्री के बारे में है, सपोज़ इंडिया सेंट्रल एशिया, इंडिया रशिया, कोई एडिटोरियल सपोज़ करो कि इंडिया रशिया के बारे में जिसमें डिफेंस के बारे में बोला गया है, तो आप जाके इंडिया रशिया के रिलेशंस के बारे में थोड़ा पढ़ें कि ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं इंडिया रशिया के बीच में, उसका पूरा कंटेक्स्ट बनाएं इंडिया रशिया रिलेशंस के बारे में। जब आपका वो रिलेशंस पूरा क्लियर होगा तभी आपको डिफेंस टाइज भी अच्छे से समझ आएंगे। और डिफेंस टाइज में भी थोड़ा सा और देखे, जो एडिटोरियल या आर्टिकल में है सिर्फ उस पर ही कन्फाइंड ना रहें, थोड़ा सा आगे जाए। हो सकता है किसी एडिटोरियल में S-400 के बारे में बात की जाए, तो आप थोड़ा सा गूगल करें कि इंडिया और रशिया के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है और किस किस चीज़ में है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल है या फिर कुछ और भी है। थोड़ा सा आप उसको गूगल करके बढ़िया से करें। और जो न्यूज़ आती हैं न्यूज़पेपर्स में, उसमें भी आपको ऐसा ही करना चाहिए कि उसको गूगल करें। अगर कोई न्यूज़ किसी स्पीशीज़ के बारे में आती है या किसी नेशनल पार्क के बारे में आती है, तो आप उसको जाएं, गूगल करें, थोड़ा सा विकिपीडिया पेज पढ़ लें उसका। कोई अगर मॉन्यूमेंट के बारे में है तो उसका गूगल कर लें, देख लें इमेजेस में जाके वो दिखता कैसा है। विकिपीडिया पेज पढ़ लें, उसका पेज तो पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, 1-2 पैराग्राफ ऊपर का, तो चीज़ें क्लियर रहती है हमारे दिमाग में। जब बार बार उस चीज़ को करते हैं तो एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है करंट अफेयर्स को लेके, और तभी न्यूज़पेपर पढ़ना बेनिफिशियल है। अगर आप सोचें कि सिर्फ न्यूज़पेपर को उठाया, एक कमरे में बैठ गए और उसको बस रीडिंग मार के न्यूज़पेपर ख़त्म हो गया, तो वो बेनिफिट नहीं देगा। फिर शायद आप अगले अटेम्प्ट में जाके बोलेंगे कि यार न्यूज़पेपर पढ़ा था पर बेनिफिट नहीं हुआ, इससे अच्छा हम मैगजीन्स कर देते हैं। तो न्यूज़पेपर को अगर आप क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ेंगे तब वो आपको बेनिफिट देगा।
अगर आप सिर्फ ऐसे ही करेंगे ऊपर ऊपर से रीडिंग के पर्पज़ से, तो फिर बेनिफिशियल नहीं होगा न्यूज़पेपर, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो बेनिफिशियल ऑफ कोर्स होगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और ऐसा ही है कि जैसे मैं बोल रहा था कि हमको जो रिसोर्सेज है उनको पढ़ना कैसे चाहिए, उसको भी पढ़ने का यही तरीका होना चाहिए। जब तक चीज़ें क्लियर ना हो तब तक आगे ना बढ़ें किसी भी चीज़ में। कोई अगर एक पेज, एक पैराग्राफ या एक सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा है, उसको क्लियर करें पहले, तभी उसको आप आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि टारगेट बना के बैठ गए हम 20 पेज लक्ष्मीकांत के करेंगे 1 घंटे में, आधा घंटे में, वो तो कवर करना ही है हमको, और रीडिंग मार के आगे निकल रहे हैं। वो रीडिंग मारना कहीं फ़ायदेमंद नहीं होगा। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू किसी में फ़ायदेमंद नहीं होगा। जो चीज़ आपने सिर्फ रीडिंग करके आगे निकल गए, अगर आपने उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाई है तब वो चीज़ें आपके काम आएंगी। अब जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि किसी का भी जैसे पॉलिटी में आता है कि फेडरल सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, कि फेडरल सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है लक्ष्मीकांत में कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ऐसी ऐसी दी हुई है। तो आप अब एक तरीका तो ये है कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया कि भाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो 4 और कर लिया और आगे बढ़ गए। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको ये समझने की कोशिश करें कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है फेडरल सिस्टम के लिए। क्या ये नॉन फेडरल सिस्टम में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हो सकती है? आप इस चीज़ को क्लियर करें। जब क्वेश्चन मेंस में इधर उधर से घुमा के वो पूछेंगे तब आपकी ये अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। ऐसी चीज़ों को सिर्फ पढ़ के आगे ना निकल जाएं कि फेडरल सिस्टम की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पढ़ा और आगे निकल गए, ऐसा ना करें। उसको आप वहीं पे चीज़ों को क्लियर करें एकदम। अगर समय लगता है तो लगे, पर चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर नहीं होंगी तो आप समय लगाएंगे अपना, सारे रिसोर्सेज बढ़िया से पढ़ेंगे, बट शायद प्रीलिम्स निकल भी जाए, बट जब मेंस में जाएंगे तो आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है अगर चीज़ों में क्लैरिटी नहीं होगी तब। और जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, अगेन मैं बोलूँगा कि उसको गूगल करके कहीं से भी एकदम क्लियर करके होलिस्टिकली कंटेक्स्ट में तैयार करें। अब जैसे अगर आप इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि किसी बुक में शायद इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत अच्छे से ना दे रखा हो, सारे उसके जो डायमेंशंस है वो कवर ना कर रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको किसी और मटेरियल से पढ़ें। गूगल कर लें, गूगल पे तो आजकल सब कुछ होता है, मैं तो बहुत ज़्यादा गूगल करता था। गूगल करें, उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ का देखें, डेटा याद करें, डायग्राम्स देखें, वहाँ से कुछ अच्छे पॉइंट्स से देखें, कोई अच्छी डेफिनेशन मिल जाए इंक्लूसिव ग्रोथ की, उसको देखें। तो आप इस तरह से तैयार करें, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी के साथ। और जो की है यूपीएससी का मेरे हिसाब से, पर्सनल ओपिनियन में, वो अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। शायद बाकी लोग आपको मतलब कहीं ना कहीं ये सब लोग आपको बताएंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग आपको इसको इम्प्लिसिट वे में बताएं, बट अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जितना भी रिसोर्सेज आप पढ़ें, कोई भी बुक पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, कुछ भी करें, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है। समझ नहीं आ रहा है, गूगल करना है, कितना भी टाइम हमको लगे, जो टाइम आप देंगे वो वर्थ होगा, काम आएगा आपके बाद में। तो ये न्यूज़पेपर का था। मैं द हिंदू पढ़ता था, बहुत सारे लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। अब मैं इंटरव्यू के टाइम पे मेरा इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था, बट वो बड़ा लेंथी सा लगता था मुझे। आपका पर्सनल ओपिनियन है कौन सा आप न्यूज़पेपर पढ़ें, बट न्यूज़पेपर में जो दिया गया है ना, एकदम उस पर ब्लाइंडली फॉलो भी ना करें, क्योंकि न्यूज़पेपर में कभी कभी एक्सट्रीम व्यूज़ भी होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम व्यूज़ भी होते हैं। तो इतने एक्सट्रीम व्यूज़ को अपने आंसर्स में भी ना लिखें। थोड़ा सा जुडिशियस रहें जब पढ़ रहे हैं, थोड़ा अपना भी बुद्धि लगाएं उसमें, कि ज़्यादा एक्सट्रीम व्यूज़ पे भी हमको नहीं फोकस करना है, या फिर पता चले कि कोई एक ऐसा रेडिकल सा आइडिया और आपने अपने आंसर में लिखा है, वहाँ पे पता चले वो पूरा ही आंसर ही उससे गड़बड़ हो जाए वहाँ पे। तो आपको, अगर आप मेरी जो भी प्रिपरेशन का जो भी एक्सपीरियंस है, अगर आप उसको एक निचोड़ दें तो उसका निचोड़ अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। आपको मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है। आप इस अटेम्प्ट में, जो आपके अगले 12 महीने हैं, इसमें आप जितना क्लियरली चीज़ों को समझेंगे, जितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। अगर आप रीडिंग मार के आगे निकलेंगे तो ये अटेम्प्ट तो भूल जाइए, अगले अटेम्प्ट में भी आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस अटेम्प्ट को बहुत सीरियसली लेके अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ें। अभी अगला पॉइंट है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, जो सेकंड स्टेज आता है मेंस का, तो जब आप तैयारी करें तो इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करें। अभी ये सुनने में तो बड़ा फैंसी सा लगता है कि इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करना है, पर अल्टीमेटली ये है कि
इंटीग्रेटेड वे में तैयारी होती कैसे है? तो देखिए ऐसा है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, एक पशु नहीं, एक पक्षी होता है इंडियन बस्टर्ड, तो जब आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का होता है। जैसे अगर आपने गूगल किया उसके बारे में, इंडियन बस्टर्ड के बारे में, विकीपीडिया पेज पढ़ा या किसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ा, तो उसमें प्रीलिम्स के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वो कहाँ पे एंडेमिक है, कौन से नेशनल पार्क्स में पाया जाता है, कौन से रीजन में पाया जाता है इंडिया के, या IUCN स्टेटस क्या है, ये तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप उसको थ्रेड्स को देखें। अगर आप उसके थ्रेड्स को देखेंगे, बाकी पक्षियों या पशुओं के लिए भी सेम ही थ्रेड्स होते हैं ऑलमोस्ट, तो आप वहाँ का जो पढ़ेंगे वो बाकी जगह भी यूज़ कर पाएंगे। डायरेक्टली इंडियन बस्टर्ड के ऊपर ना क्वेश्चन आए, पर बायोडाइवर्सिटी के ऊपर तो आ ही सकता है। तो आप जितना उसको वहाँ पे समझेंगे इंडियन बस्टर्ड को, आपके काम आएगा जो बाकी क्वेश्चंस आएंगे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। अब ऐसे ही जब लक्ष्मीकांत में पढ़ें तो उसमें फैक्ट्स, ऐसा ना करें कि एकदम हम फैक्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं अभी, हम सरकारिया कमीशन, पंछी कमीशन छोड़ के प्रीलिम्स जब निकलेगा हमारा तब उसकी कमेटी की रिकमेंडेशंस को हम पढ़ेंगे। ऐसा ना करें, जब पढ़ रहे हैं आप तो दोनों को एक साथ लेके चलें। स्पेशली जो अभी आपके अगले जून में पेपर होगा, तो अगले 8-9 महीने तो एकदम फ़र्क भूल जाएं प्रीलिम्स और मेंस का। आप जो भी सोर्सेज फॉलो करें उसको बहुत बढ़िया से करें, ऐसा डिफरेंस ना करें बिल्कुल भी, ये प्रीलिम्स से पूछा जाएगा, ये मेंस से पूछा जाएगा। जब प्रीलिम्स आए उससे 2-3 महीने पहले आप पूरा प्रीलिम्स पे फोकस कर सकते हैं, बट उससे पहले तो डिफ्रेंशिएट बिल्कुल ना करें। जो चीज़ें हैं उसमें दी हुई है उसको बस समझना है, हमको समझ के आगे बढ़ना है, डिफ्रेंशिएट बिल्कुल नहीं करना है उसमें। यही मतलब है इंटीग्रेटेड तैयारी का, प्रीलिम्स और मेंस का। ऐसा बिल्कुल ना करें कि फैक्ट्स हम रटेंगे प्रीलिम्स के लिए और कंसेप्ट्स बनाएंगे अपने मेंस के लिए। कंसेप्ट्स तो आजकल प्रीलिम्स में ही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और प्रीलिम्स जितना अनसर्टेन है उसमें जो मैं पहले बोल रहा था अंडरस्टैंडिंग, वो काम आएगी आपका। इसमें फॉरेस्ट का भी आता है, फॉरेस्ट का आपका क्लियर हो या ना हो, पर सिविल्स का आपका क्लियर हो जाएगा सिर्फ स्टैटिक पार्ट से, और थोड़ा सा करंट अफेयर्स तो पढ़ेंगे ही, और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी उससे 100 मार्क्स आपके आ जाएंगे, प्रीलिम्स निकल जाएगा आपका। अभी आपको टॉप तो करना नहीं है, उसमें 150 तो लानी नहीं है, उतने से आपका काम बन जाएगा। इससे ज़्यादा आपको करना भी नहीं है। अब किसी को अगर फॉरेस्ट का निकालना है तब तो उसे प्रीलिम्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। अभी है कि हम मेंस की तैयारी कैसे करें। प्रीलिम्स के बारे में देखो मेरे पास ज़्यादा बोलने को है नहीं, प्रीलिम्स का जितना मेरा एक्सपीरियंस था बस यही था प्रीलिम्स के बारे में। 1-2 चीज़ें और हैं, जैसे PYQs बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप उसको करें, उसमें से इंपॉर्टेंट थीम्स निकालें, और आंसर्स के UPSC में कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ जिन्हें कुछ लोग ट्रिक्स भी बोलते हैं, उन सब चीज़ों को आप एनालाइज करें जब आप PYQs कर रहे हैं। जैसे जनरली डेटा गलत होता है, इस तरह की जो भी पैटर्न है आंसर्स के, आप उनको एनालाइज करें, और जो इंपॉर्टेंट थीम्स है जैसे बुद्धिज़्म हो गया या फिर नेशनल पार्क्स हो गए, रिवर्स हो गया, इन सब चीज़ों को आप एक्सट्रैक्ट करें, उन पे स्पेशल फोकस दें जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करें, या फिर वैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही आपको मेंस में भी करना चाहिए, जो PYQs है उसे बहुत अच्छे से एनालाइज करें। ये चीज़ मैंने नहीं की थी, वैसे मैं तो ऐसे ही ज्ञान दे रहा हूँ आपको। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि ऐसा अच्छा रहता है PYQs करना, और जैसे और भी मैं बताऊंगा, ये तो एक्यूमुलेटेड ज्ञान है, इधर उधर से सुना हुआ भी है, कुछ मैंने भी यूज़ किया है। PYQs करना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो एक तरह से जो प्रीलिम्स का मोड एक्टिवेट होना चाहिए ना, वैसे आपका तो अभी 8-9 महीने बाद आप सोचेंगे टेस्ट सीरीज़ लगाने के बारे में, अगर आपको लगाना है तब तो 30-40 टेस्ट ज़रूर लगा के जाएं। जो वो टेम्परामेंट सेट होना चाहिए प्रीलिम्स का, वो बड़ा ज़रूरी है कि हमको, अब टेम्परामेंट से क्या मतलब है कि हमको टाइम मैनेज करना है, उसमें हमको जो ऑप्शंस है वो जल्दी जल्दी रीड करने हैं। जैसे मैं बोल रहा था पहले, पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना है। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। जो आप प्रीलिम्स देने जाएंगे तो बड़ा ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। इस बार मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं लगा के गया, वहाँ पे पूरा टाइम मिसमैनेज हो गया। मेरे शायद A या D सेट था, जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस लास्ट में दिए हुए थे और मौसी लक्ष्मीकांत से थे। जल्दी जल्दी में ऑलमोस्ट 60-70% गलत हो गए मेरे क्वेश्चंस। वो कारण था कि मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं लगा के गया था। टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। PYQs को अच्छे से एनालाइज करें। अपनी जो रीडिंग स्पीड है, जब आप टेस्ट सीरीज़ दें तो आप रीडिंग स्पीड को बढ़ाएं। कितने राउंड्स में आपको क्वेश्चंस करने हैं, 1 राउंड में करना है, 2 राउंड में करना है, आप कितनी जल्दी कर पा रहे हैं, उन सब चीज़ों को एनालाइज करें।
अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करें कि हमको 85 करने हैं, 90 करने हैं, 95 करने हैं, 100 करने हैं या उससे भी ज़्यादा करने हैं किसी को, तो वो ज़रूरी है प्रीलिम्स स्पेसिफिक। और जब आप मेंस की तैयारी करें, वैसे तो जब आप पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड वे में करेंगे तैयारी, तो आपको मोस्टली चीज़ें तो कवर हो जाएंगी, बट मेंस के लिए कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है क्या लिखने के लिए, देखो मेंस पहले बात करते हैं कि आंसर राइटिंग के बारे में, फिर उसके बारे में हम बात कर सकते हैं उसके लिए जो एक फॉर्मेट होगा आंसर राइटिंग का, उसके लिए किन किन चीज़ों की प्रीरिक्विजिट है। प्रीरिक्विजिट मतलब कि आंसर लिखने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए। वैसे मैं तो मानता हूँ कि आप सब लोगों ने अभी तैयारी शुरू की होगी, तो शायद आपको आंसर राइटिंग जो मैं यहाँ पे बोलूँ बहुत ज़्यादा समझ ना आए, बट फिर भी थोड़ा सा सहन करके सुन लीजिए। जब आप अगली बार जब आप आंसर राइटिंग शुरू करेंगे तो हो सकता है आपके लिए बेनिफिट आपको तब दे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि आप आंसर राइटिंग तभी स्टार्ट करें जब आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएं, जब आपका ऑप्शनल भी कवर हो जाए। क्योंकि जब हम आंसर लिखते हैं अपना, एथिक्स हो, जीएस हो, सोशोलॉजी, मेरा सोशोलॉजी था, ऑप्शनल हो, जो भी हो, उसमें मल्टी डायमेंशन आंसर्स लिखते हैं हम। किसी आंसर में जो भी सब्जेक्ट्स हैं सारे यूज़ करते हैं। किसी फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की में सोसाइटी भी यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से WTO यूज़ कर लेते हैं। मल्टी डायमेंशन में हम आंसर्स लिखते हैं। अब ऐसा ना करें कि इकोनॉमिक्स पढ़ लिया और हम क्वेश्चंस लिखना शुरू कर दिया, हम बॉन्ड हैं और हम अभी आंसर राइटिंग शुरू कर देंगे। पहले आप अपना जो बेसिक सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको आप कवर करने के बाद ही आंसर राइटिंग शुरू करें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि जिस दिन से मतलब कि जितना जल्दी स्टार्ट करें आंसर राइटिंग उतना बेनिफिट होगा, पर मुझे तो लगता है कि उसमें जितना टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे आंसर राइटिंग में स्टार्टिंग में, वो आपको इतना रिटर्न नहीं देगा। उससे बढ़िया आप पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करें, और जब आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएं, एकदम पूरी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, सारे टॉपिक्स मेंस के कवर हो जाएं, आप उसके बाद आंसर राइटिंग शुरू करें। तो वैसे आप लोग इंटरेस्टेड भी हैं सुनने में आंसर राइटिंग के बारे में? क्योंकि आप लोगों ने अगर शुरू नहीं किया होगा ना, तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ या मेरे इंटेंशंस क्या हैं बोलने के। जिन्होंने कुछ आंसर्स लिखे होंगे शायद वही समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो फिर भी बात तो कर ही लेते हैं। देखो, आंसर के कुछ सब पार्ट्स होते हैं जो हमको करना है, और आंसर्स को लिखने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, 4-5 प्रिंसिपल्स हैं जो मुझे लगता है, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मुझे लगे हैं, वो 4-5 प्रिंसिपल्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए। देखो, अगर प्रिंसिपल्स की बात करूं मैं कि हमको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, पहली चीज़ तो है हमको रिलेवेंसी। ये देखो, जो जिन लोगों ने आंसर्स नहीं लिखे हैं ना, शायद उनको बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट लगे ये सब चीज़ें, और जो लोग लिख चुके हैं आंसर्स वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। बट फिर भी सुन लीजिए सब लोग, शायद आपको जब आंसर्स लिखे तो आपको शायद काम आए ये सब चीज़ें। रिलेवेंसी से ये मतलब है कि जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है आपको उसी का जवाब देना है। आपको अपनी नॉलेज नहीं दिखानी है वहाँ पे, कि अगर WTO के बारे में क्वेश्चन आए या फिर PDS के बारे में सवाल आए, तो जो आपकी नॉलेज है PDS के बारे में वो नहीं लिखनी है हमको, जो सवाल में पूछा है हमको वो लिखना है। अगर आपको अपनी नॉलेज वहाँ पे लिखनी भी है तो उसको इस तरह से तोड़ मरोड़ करके उसको प्रेजेंट करें वहाँ पे, ताकि वो रिलेवेंट लगे वहाँ पे। तो रिलेवेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फालतू के पॉइंट्स ना लिखें। एग्जामिनर को, इवैल्यूएटर को ये कभी ऐसा ना हो कि समझ ही ना आए कि इसने ये पॉइंट क्यों लिखा है, इसकी क्या रिलेवेंसी है जो सवाल में पूछा गया है। आपको जो भी लिखें एकदम क्रिस्टल क्लियर, वो रिलेट होना चाहिए आपका जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। कि अगर चैलेंजेस पूछे गए हैं तो फोकस करना है हमें चैलेंजेस पे। किसी चीज़ को अगर रिलेट किया गया है, जैसे सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस पूछे गए, तो हमारा आंसर्स का फोकस सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस पे ही होना चाहिए। उसमें सोशो इकोनॉमिक में जियो स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, ये सब ना घुसाएं। जो पूछा गया है हमें ध्यान सिर्फ उसी चीज़ पे रहना चाहिए। रिलेवेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अच्छा ऐसा होता है, दूसरी चीज़ ज़रूरी है कंप्लीशन।
अब देखो, कंप्लीट हमको दो चीज़ें करनी है। एक तो हमें अपना सारे क्वेश्चंस या इसको आंसर बोल लें, एक तो सारे आंसर्स कंप्लीट करने हैं और दूसरा हमको पेपर कंप्लीट करना है। ये पेपर कंप्लीट करने हैं। देखो, आंसर कंप्लीट करने का मतलब ये है कि सारे आंसर्स में आपका प्रॉपर इंट्रो हो और प्रॉपर कंक्लूजन हो, और जो सवाल में पूछा गया है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, आप उसको फुलफिल करें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी। देखिए, अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखेंगे ना तो आपका आंसर इनकम्प्लीट है। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे आपका आंसर इनकम्प्लीट है। भले से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको एक्स्ट्रा मार्क ना दिलाए, बट इससे आपका एक्स्ट्रा मार्क कट जरूर सकता है। आंसर कंप्लीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम कम है तो एक लाइन का इंट्रो लिख दें, एक लाइन का कंक्लूजन लिख दें, बट आंसर ज़रूर कंप्लीट करें। हर एक आंसर में इंट्रो, कंक्लूजन और जो डिमांड है क्वेश्चन की, अगर कुछ चैलेंजेस पूछा है तो चैलेंजेस ज़रूर होने चाहिए, वे फॉरवर्ड पूछा है तो वे फॉरवर्ड ज़रूर होना चाहिए आंसर में, उसकी डिमांड ज़रूर फुलफिल होनी चाहिए। और इंट्रो, कंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अपने आंसर्स में। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे भी दोस्तों ने मुझे रिकमेंड किया था कि अगर आपके पास टाइम कम हो तो बॉडी लिख के आगे बढ़ जाओ, जो आपको आता है 4-5 पॉइंट उनको लिखो और आगे बढ़ जाओ। मैं तो बोलता हूँ कि अगर समय कम है तो छोटा सा इंट्रो लिख दो, छोटा सा कंक्लूजन लिख दो एकदम, बट लिखो ज़रूर इंट्रो और कंक्लूजन। ये मेरी ओपिनियन में मस्ट है एकदम सारे आंसर्स पे। सारे आंसर्स में प्रॉपर इंट्रो और प्रॉपर कंक्लूजन होना बहुत ज़रूरी है। अब पेपर कंप्लीशन का मतलब ये है कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाएं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होना ज़रूरी है। ऐसा ना सोचें कि जो क्वेश्चन मुझे आते हैं मैं वही अटेम्प्ट करूँगा, 20 में से मुझे 18 आते हैं तो मैं 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगा। क्वेश्चंस आपको 20 के 20 अटेम्प्ट करने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको हवा नहीं लगेगी, ये क्वेश्चन क्या है, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं आता। इसके बारे में थोड़ा आगे बात कर लेंगे कि जो क्वेश्चंस में बिल्कुल नहीं आता है उसमें कैसे आंसर्स लिखते हैं, बट आपके जो सारे क्वेश्चंस आपको वो ज़रूर लिखने हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके मार्क्स लाने के लिए। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं ना, उसमें भी अगर आप एक एक नंबर भी निकाल लेंगे तब भी आपका पेपर में हो सकता है 4 क्वेश्चंस ऐसे हो जो आपको नहीं आते, उसमें 4, 6, 8 मार्क्स आप ले आए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो एकदम कॉमन सेंसिकल सा पॉइंट है कि जब आप अपने आंसर्स लिख रहे हैं तब आपकी कॉपी में यूनिफॉर्मिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दो क्वेश्चंस जैसे कुछ लोग डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, शायद उनके लिए वैलिड ना हो, और जब आप फुल टेस्ट लिखेंगे, 20 क्वेश्चंस लिखेंगे, तो आपके क्वेश्चंस में आपके आंसर्स में यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए। अगर आपकी कॉपी कोई पलट के देखे तो उसको मज़ा आना चाहिए आपकी कॉपी देख के। अब इस चीज़ से सेंस ये है कि जो क्वेश्चन आपको आता है आप उसमें भी उतना टाइम दें, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है जितना टाइम आप उसमें दे रहे हैं। सारे क्वेश्चंस को आप इक्वल टाइम दें, सारे आंसर्स में इक्वल नंबर ऑफ़ वर्ड्स लिखें। अगर जो क्वेश्चन आपको आता है, अगर आप उसमें 150 वर्ड्स लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन में भी आप 150 वर्ड्स लिखें जो आपको नहीं आता है। अब ये जो आर्ट है लिखने की, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनको कैसे लिखना है, ये आपको आर्ट सीखनी पड़ेगी। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आंसर राइटिंग में। कॉपी में यूनिफॉर्मिटी, जो क्वेश्चंस नहीं आते उसमें भी इक्वल कंटेंट लिखना है। कॉपी में ऐसा ना हो कि जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं अभी कि अगर जैसे ऐसा कॉपी है आपका, यहाँ पे एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन यहाँ पे है। ये क्वेश्चन तो आपको आता है अच्छे से, तो इसमें तो आपने इस क्वेश्चन में तो आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, 150 वर्ड्स लिखे हैं। ये क्वेश्चन आपको आता नहीं है, तो कुछ लोग करते हैं कि वो बढ़ा देंगे उसके बीच का डिस्टेंस और एग्जामिनर बेवकूफ़ बन जाएगा। इस तरह से ये चीज़ें काम नहीं करेंगी, आपके उतने नंबर नहीं आएंगे अगर आप उसमें इक्वल कंटेंट लिखे होते। जब कॉपी आपकी पढ़ लेगा तो अगर कॉमन सेंस तो ये, अगर मैं एग्जामिनर या आप एग्जामिनर हैं, आप जब उसको देखेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि इस बच्चे को ये नहीं आता है ये क्वेश्चन, और जो आपके मार्क्स है वो पहले डिडक्ट हो गए। अगर कॉपी में यूनिफॉर्मिटी रहेगी क्वेश्चंस के बीच में तो उसको वो जज ही नहीं कर पाएगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। वो आर्ट आपको सीखना है कि जब नहीं आता है तो लिखना कैसे, वो तो सीखना पड़ेगा।
बट यूनिफॉर्मिटी का होना ज़रूरी है। यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं अब तक 4 मेंस दिया, 2 सिविल्स के और 2 फॉरेस्ट के, और उसमें मैंने जो भी चीज़ें हैं ये सब मैंने अप्लाई किया है और मुझे तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है ये। हो सकता है शायद आप अप्लाई करें तो शायद आपके मार्क्स ना आए, वो पहला डिस्क्लेमर है भाई, वो मैं पहले ही बोल चुका था। जो मेरे लिए काम किया हो सकता है आपके लिए काम ना करे, बट मैंने अपने चारों मेंस में ये सब यूज़ किया है और मुझे तो बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। चारों मेंस में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो कॉपी में यूनिफॉर्मिटी का होना बड़ा ज़रूरी है। सारे क्वेश्चंस को इक्वल टाइम दे के इक्वल नंबर ऑफ वर्ड्स लिखें सारे में। एटलीस्ट कोशिश तो करें लिखने का। अब 10-20 वर्ड्स तो ऊपर नीचे होंगे ही, बट कोशिश करें कि सबको इक्वल टाइम डिवोट किया जाए। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसमें भी इतना ही लिखा जाए जो क्वेश्चंस हमको आते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है वो वैसे सबको पता होता है, डेटा और डायग्राम्स। ये बहुत ज़रूरी है। देखो, डेटा से सब्सटेंशिएट होते हैं हमारे पॉइंट्स और डायग्राम से क्लैरिटी आती है एकदम। ये डेटा और डायग्राम्स आपको, डेटा तो आप रट लेंगे, बट आपको ये आर्ट सीखना पड़ेगा कि डेटा को यूज़ कैसे करना है अपने आंसर्स में। और डायग्राम्स जो है ये आपको, ये जो स्किल है डायग्राम बनाने वाली, ये आपको इनकलकेट करनी पड़ेगी खुद में। अभी ये चीज़ हम बात कर सकते हैं इसके बारे में कि डायग्राम्स कैसे बनाने चाहिए। अगर ये मिस हो जाए तो कोई याद दिला देना मुझे बीच में। तो ये सब 4-5 चीज़ें हैं। रिलेवेंसी, आंसर्स कंप्लीट होने चाहिए सारे, पेपर कंप्लीट होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, डेटा डायग्राम्स होने चाहिए, ये सब ज़रूरी है। ये सब तो एक तरह से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। बट जब हम अपना आंसर लिखें, अब इन प्रिंसिपल्स को यूज़ कैसे करना है ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर ये हमारी आंसर कॉपी है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ XYZ पूछा गया है। सबसे पहले तो हमको एक इंट्रो लिखना है हमारा, उसके बाद एक छोटा सा एक डायग्राम या फिर फैक्ट लिखना है। आप कुछ लोग बोलेंगे यार ये तो बड़ा मुश्किल चीज़ है डायग्राम बनाना। ये बड़ा इजी चीज़ है। अगर आप थोड़ा सा इसको समझ लेंगे ना, अपने दिमाग में बैठा लेंगे इस चीज़ को कि डायग्राम बनाना है, और थोड़ा सा सीख लेंगे उसको कि डायग्राम बनाते कैसे हैं यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको और ये बहुत आसान भी है ये चीज़। इसके बाद आती है जो आंसर की मेन बॉडी होती है, मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड है हमको वो यहाँ पे फुलफिल करना है। अगर 2-3 चीज़ें पूछी, इश्यूज़ पूछे, चैलेंजेस पूछे, वे फॉरवर्ड पूछा है, तो वो बॉडी में आएगा। यहाँ पे दिख रहा है सब लोगों को, तो वो यहाँ पे बॉडी में आएगा। डिमांड जो है क्वेश्चंस की हमको यहाँ पे एड्रेस करनी है। अगर यहाँ पे डायग्राम की पॉसिबिलिटी है आपको, अगर आप बॉडी में डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम बना दें यहाँ पे। और उसके बाद हमको एक चीज़ ऐड ऑन करना है, हमको यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा चीज़ डालनी है। उसके बाद हमको यहाँ पे सिंपल कंक्लूजन लिखना है। अब ये जो फॉर्मेट है ये आप 10 नंबर वाले, 15 नंबर वाले सब में आप यूज़ कर सकते हैं। अभी वैसे अभी तो क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा, पर मैं एक एक करके बताता हूँ इसको कैसे लिखते हैं। देखिए, जब इंट्रो लिखते हैं तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं इंट्रो में? सबसे पहले तो हम कुछ डेटा लिख सकते हैं, कुछ डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोई रिपोर्ट्स कमिटीज़ हैं तो वो लिख सकते हैं, या फिर एक सिंपल सा जो पूछा है क्वेश्चन में आप उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं। जैसे सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस पूछा है किसी चीज़ के, फॉर एग्जांपल कोई एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ है, जैसे क्लाइमेट चेंज के अगर सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पूछे हैं तो आप उसमें सीधा ये लिख दें कि क्लाइमेट चेंज हैज़ मैनी सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस लाइक 1 2 3 4। ऐसा मतलब 1 2 3 4 नहीं, ऐसा पहला कोमा दूसरा कोमा तीसरा, मतलब इसे एकदम सिंपल लैंग्वेज जो पूछा था आप उसने आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया आपने। अगर आपके दिमाग में कुछ ना है ये तब है। बाकी आपके पास अगर अप्रोप्रिएट कोई डेटा है, डेफिनेशन है, रिपोर्ट है, या जो सिंपल चीज़ मैं लास्ट में बताई, आप उस चीज़ को लिख सकते हैं वहाँ पे। इस चीज़ को दिमाग में रखें कि 3-4 चीज़ें हैं इंट्रो में लिखने के लिए। हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करना है।
बट जब इंट्रो लिखें उसमें ये ध्यान रखें कि जो आपका इंट्रो होता है वो आपके जो पूरा आंसर होता है एक तरह से उसकी प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना होती है मतलब एक तरह से प्रीमाइस सेट करता है आपके आंसर्स का। जैसे अगर आप लोगों ने मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा था 8th क्लास तक, तो वहाँ पे हमको वो आते थे लिखने के लिए, मतलब गद्यांश सारांश ऐसा कुछ बोलते थे। तो उसमें एक प्रस्तावना नाम का, हाँ ऐसे नहीं, एक पैराग्राफ होता था, हमें उसको एक्सप्लेन करना होता था। तो उसमें एक प्रस्तावना नाम की एक चीज़ होती थी, तो हमको उसमें ना उसका प्रसंग, हाँ ऐसा ही कुछ, संदर्भ अंदर ऐसे ही कुछ बोलते थे उसको। तो उसमें एक हेडिंग होती थी प्रस्तावना की, तो आगे जो उसकी मेन बॉडी है उसमें भी ऐसा ही होता था, उसमें एक मेन बॉडी भी होती थी। तो मेन बॉडी के ऊपर वो हेडिंग होती थी, और वो हेडिंग जो है जो अगले बॉडी में आने वाली चीज़ है उसके बारे में बताती थी कि अगले जो आने वाली चीज़ है, एक तरह से उसको समरी भी बोल सकते हैं उसको। तो वो वहाँ पे उसका प्रीमाइस सेट करती थी। अगर आपका कोई इंट्रो पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि एक तो ये है कि आपका क्लैरिटी उससे बनेगा, एग्जामिनर को ये समझ आ जाएगा कि आपको क्लैरिटी है कि क्या पूछ रहे हैं, और दूसरा आप जो बॉडी में लिखेंगे उसकी प्रीमाइस वहाँ से सेट हो जाएगी। आपका एग्जामिनर आपका इंट्रो पढ़ के बता दे कि आप बॉडी में ये चीज़ लिखने वाले हैं। अब ये चीज़ ना बोलने में बड़ी आसान रहती है यहाँ पे कि प्रीमाइस सेट करना है, प्रस्तावना सेट करनी है, बट ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। आप जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आए उनकी कॉपीज़ देके वो कैसे इंट्रो लिखते हैं, टेस्ट सीरीज़ लगाएं, इवैल्यूएट कराएं, ये सब चीज़ें तब इनकलकेट होंगी आपके अंदर। ऐसे बोलना यहाँ पे खड़े होके या आप भी उधर बैठ के बोलना बड़ा आसान रहता है कि भाई हमको प्रीमाइस सेट करना है, प्रॉपर इंट्रो, प्रॉपर कंक्लूजन देना है, ये सब वो सब, बट ये चीज़ें अल्टीमेटली आपकी प्रैक्टिस से आएंगी। तो इन सब चीज़ों से हमको प्रीमाइस सेट करना है अपने आंसर का। और एक और यहाँ पे चीज़ है कि खुद को मैकेनिकल ना बनाएं। यहाँ पे जब आप आंसर्स लिखे तो ये सोच के ना जाएं बिल्कुल भी कि मैं कोई क्वेश्चन आएगा, मैं वहाँ से क्वेश्चन में से एक वर्ड उठाऊंगा या उठाऊंगी और उसके डेफिनेशन वहाँ पे लिख दूंगा मैं। ये जो तरीका है ये गलत है। अगर आप इस तरह से सोच के जाएंगे ना कि क्वेश्चन आया कि क्लाइमेट चेंज की सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस, बहुत ईजी सा है, एक क्लीशे सा है बिल्कुल, तो उसमें भाई क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन लिखना शुरू कर दिया। अब वो इतना सिंपल चीज़ है कि वो खुद ही सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, आपको उसमें डेफिनेशन नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ वैल्यू ऐड नहीं करेगा आपके आंसर्स में। आप उसकी जगह कोई डेटा दे सकते हैं, शायद वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो इस तरह के सवाल में। तो जो आपके इंट्रो होना चाहिए एकदम ऑर्गेनिक सा होना चाहिए, ऐसा एकदम मैकेनिकल सा कि सारे क्वेश्चंस में हमने इंट्रो में डेफिनेशन डाल रखा है या डेटा ही डाल रखा है सारे उसमें, तो इवैल्यूएटर भी आप उसमें बोर हो जाएगा। आपकी कॉपी में जो मोनोटोनी वापस से बनेगी कि एक वर्ड उठाया और डेफिनेशन, एक वर्ड उठाया डेफिनेशन लिख दिया, या फिर डेटा ही लिख रहे हैं सारे आंसर्स में, या कमिटी की रिकमेंडेशन ही लिख रहे हैं, रिपोर्ट से लिख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कॉपी में हर चीज़ें यूज़ करें, किसी में डेफिनेशन लिख दें। अगर क्वेश्चन अगर NFT के ऊपर आए, वैसे आएगा नहीं इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट सा सवाल, या ब्लॉकचेन के ऊपर आए तो वहाँ पे आप ब्लॉकचेन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो ब्लॉकचेन सब लोगों को क्लियर नहीं होता है, बट क्लाइमेट चेंज सबको पता है। तो अपने आंसर्स को थोड़ा ऑर्गेनिक बनाने की कोशिश करें। इंट्रोडक्शन में इंट्रो आपका ऑर्गेनिक होना चाहिए, एकदम मैकेनिकल ना हो। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आप उसके इंट्रो कंक्लूजन तैयार कर सकते हैं, बट बाकी उसमें आप ये अपनी अंदर थोड़ी सी हैबिट लाएं, ये इंट्रो और कंक्लूजन लिखने वाली जो आर्ट होती है कि हमको ये लिखना कैसे है, ये ज़रूरी होता है। तो हमको प्रीमाइस सेट करना है और इसका ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक होना चाहिए। ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट होगा, बट जब आप आंसर्स लिखेंगे आपको तब ये चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। अभी जो ये दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि हमको डायग्राम्स बनाना है और एक छोटे से फैक्ट्स डालने हैं। अब ये देखिए, ये चीज़ और ये चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, जो क्वेश्चन में शायद नहीं भी पूछा ना वो हमको यहाँ पे लिखना चाहिए। मैंने किया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। शायद आप लोग बोलें कि ये तो यार रिडंडेंट है और इसकी तो ज़रूरत नहीं है, तो पूछा नहीं है। हो सकता है, ये भी ओपिनियन हो सकता है, बट मैंने ऐसा किया था, मुझे तो अच्छे मार्क्स आए थे, तो शायद आप लोगों के लिए भी काम करे। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जैसे क्लाइमेट चेंज आता है तो सिंपल सा यहाँ पे हमने अपना इंट्रोडक्शन लिख दिया, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम, सनरे डायग्राम बना दे कि क्लाइमेट चेंज ऐसा करके, कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज बना दिया, उसमें कुछ डेटा लिख दें कि ग्राउंड वाटर टेबल इतना नीचे जा रहा है, या फिर इससे इतने हॉट स्पॉट्स बन रहे हैं, ऐसा कुछ भी डेटा लिख दें। या फिर अगर फॉर एग्जांपल एंटी डिफेक्शन पे आता है तो बीच में लिखें एंटी डिफेक्शन
जैसा भी आप डायग्राम बनाना चाहें, गोल बनाना चाहें तो उसके 4 पॉइंट्स लिख दें कि 10th शेड्यूल में आता है ये, और इसकी 4 कंडीशंस होती हैं, एक 2 3 उसको शॉर्ट में लिख दें बिल्कुल, और डिसाइड कौन करता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसाइड, जैसा करके डिसाइड। और एक छोटा सा जो भी लिखना है, या दूसरा ऐसा है कि यहाँ पे लिख दें ऐसा कि एंटी डिफेक्शन, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, बस इसको शॉर्ट में लिखे, क्योंकि ये वो चीज़ है जो क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है। अब अगर एंटी डिफेक्शन के ऊपर क्वेश्चन हो, उसमें पूछा जाए कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है हमको उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आपसे इसके प्रोविजंस तो पूछे नहीं गए हैं। बट अगर आप इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा डाल देंगे तो ये अच्छा लगता है आंसर में। और अल्टीमेटली तो ये है कि एग्जामिनर को जितना आपका आंसर पढ़ने में मज़ा आएगा वो उतने ज़्यादा मार्क्स देगा, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा कि वो आपकी कॉपी को बैठ के इन डेप्थ उसको एनालाइज करेगा। उसको तो जितना इंटरेस्टिंग लगेगा और जितना मज़ा उसको आएगा उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। तो आप ये काम कर सकते हैं, बट ये काम सारे आंसर्स में फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे में आपको फैक्ट्स ना पते हो, डेटा ना पता हो। यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये फैक्ट्स और डेटा आप इसमें डालें। जैसे कि अगर सेपरेशन ऑफ पावर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाए कि इंडिया में एकदम वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है, कमेंट ऐसा अगर लिखा जाए उसमें, तो आप यहाँ पे क्या करें, ऐसा लिखें कि सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पे ऐसा गोल गोल बनाएं और उसके 4 आर्टिकल्स ही लिख दें। मुझे तो अभी याद नहीं है, कुछ आर्टिकल्स होंगे उसके सेपरेशन ऑफ पावर के, 4 आर्टिकल्स लिख दें। आपका एक डायग्राम ऐड हो गया और एक छोटा सा फैक्ट यहाँ पे ऐड हो गया, इससे आपको बेनिफिट होगा। तो फैक्ट और डेटा को आप यहाँ पे एक डायग्राम की फॉर्म में इंट्रोडक्शन के बाद डाल दें, बट ये ध्यान रखिए कि एकदम छोटा सा हो, ये ज़्यादा स्पेस ना ले। अगर ज़्यादा स्पेस लेगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जो क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है, तो इसको बहुत शॉर्ट में लिखना है। उसके बाद बॉडी आती है। तो सबसे पहले तो ये बॉडी में देखो 2 तरीके हो सकते हैं यहाँ पे, या तो पॉइंट्स में लिख सकते हैं या पैराग्राफ में लिख सकते हैं। जिस क्वेश्चन में आपके पास ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो उसको आप पॉइंट्स में लिखें। अगर आपके पास 3 या 4 आर्ग्यूमेंट है, 3 या 4 पॉइंट्स हैं, तो आप उसको पॉइंट वाइज लिखें, 1 2 3 4। जहाँ पे आपको बॉल बच्चन करना है, जहाँ पे आपको एक ही चीज़ पता है और आपको 2 पेज भरने हैं, आप वहाँ पे उसको पैराग्राफ में लिखें, क्योंकि वो पॉइंट्स वैसे ही फिजिबल है नहीं, एक पॉइंट तो आप लिखेंगे नहीं। जहाँ पे नहीं आता है पैराग्राफ में लिखें, जहाँ पे आता है उसको पॉइंट्स में लिखें। वो पॉइंट्स को एकदम बढ़िया से नंबरिंग करें, ऐसा 1 2 3, अगर इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं 1 2 ऐसा कर दें, 3 ऐसा करके। तो ये तरीका अपनाएं। वैसे ये सबको पता होगा, ये ऐसा है, कॉमन सेंसिकल चीज़ है ये। मैं तो जस्ट आपको एक तरह से ऐसा ले ले कि मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ ये सब चीज़ें। और ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी हम लिख रहे हैं अपनी बॉडी में, बॉडी हमारे आंसर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसमें रेलेवेंट लिखना है। जो क्वेश्चन में पूछा है उसके सारे पार्ट्स को ज़रूर वो एड्रेस होने चाहिए। यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, जो ये एक मैं उससे सीखा था, 2018 के टॉपर थे अक्षत जैन, उससे मैं सीखा था। उसने तो बहुत होलिस्टिक लिया था एक सेशन आंसर राइटिंग के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें वहीं से कॉपी पेस्ट है, और भी बहुत सारे टॉपर्स की मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से चीज़ें, और सबको एक जगह पे कंबाइन करके मैं आपको बता रहा हूँ। अक्षत जैन ने तो बड़ा होलिस्टिक वे में बताया था, उसको आप ज़रूर फॉलो करें मेरे हिसाब से। तो जो भी क्वेश्चन ने पूछा है ना, उसकी एक हेडिंग बनाएं, उसमें डब्बा बना दें ऐसे। जैसे कि अगर चैलेंजेस पूछे हैं तो चैलेंजेस यहाँ पे लिखें और डब्बा बना दें उसके चारों तरफ। अगर यहाँ पे इश्यूज़ पूछता है, इश्यूज़ लिखें, जैसे इश्यूज़ ऑफ कोई भी एंटी डिफेक्शन है या क्लाइमेट चेंज है, लिखे उसके चारों तरफ डब्बा बना दें। अब यहाँ पे मैं तो 2 पेन यूज़ करता था, हेडिंग्स के लिए ब्लैक पेन यूज़ करता था। अगर आपकी राइटिंग स्पीड तेज़ है, 2 पेन लिखना अगर फिजिबल है तो आप कोशिश करें कि 2 पेन लिखें। अगर आपकी राइटिंग स्पीड कम है तो एटलीस्ट 1 या 2 हेडिंग में तो आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। ऐसे रखते हैं, एकदम से ऐसे चेंज हो जाता है, 1 या 2 सेकंड लगता है उसमें। अगर 2 हेडिंग्स आपने डाला है तो शायद 4 सेकंड आपके एक आंसर में ज़्यादा लगे,
बट उससे आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा। जो कॉम्बिनेशन रहेगा ब्लैक और ब्लू का, उससे बहुत बढ़िया लगती है आंसर कॉपी। तो आप ये काम कर सकते हैं भाई, डब्बा ज़रूर बनाएं, क्योंकि इससे जो है एकदम से क्लैरिटी रहती है कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे एड्रेस की है। जो क्वेश्चन में पूछा है एकदम उसी की आप हेडिंग्स बना दें यहाँ पे, कि अगर जैसे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की अगर सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस पूछे हैं, सोशो इकोनॉमिक इशूज़ पूछा है, तो आपने यहाँ पे इंट्रो लिखा, यहाँ पे अगर डायग्राम बनाने की जगह है तो डायग्राम बनाया, और जब आप बॉडी में लिख रहे हैं तो सिंपल लिखे यहाँ पे कि ये क्या बोलते हैं, सोशल चैलेंजेस, या जो भी लिखना है, सोशल चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। और कोशिश करें ना यहाँ पे कि जो वर्ड्स हो या आंसर, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से आप उठा लें। एग्जामिनर को सीधा दिखेगा कि क्वेश्चन में ये पूछा था और ये चीज़ इसने यहाँ पे एड्रेस कर दी है। दूसरे हेडिंग अगर बनाना है जैसे सोशो इकोनॉमिक है तो उसमें इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऐसा करके। अगर वे फॉरवर्ड पूछा है उसमें, या फिर उसमें पूछा है कि एंटी डिफेक्शन में जो डिसीजन मेकिंग है उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, सिंपल हेडिंग बना दें कि नीड ऑफ रिफॉर्म्स इन डिसीजन मेकिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन, और उसके चारों डब्बा बना दें। कोशिश करें कि आप इसको ब्लैक से लिख दें तो बढ़िया रहे। अगर राइटिंग स्पीड कम है तो ना यूज़ करें, खुद को इतना बर्डन भी ना ले इस चीज़ का। जो पूछा है उसी की हेडिंग्स बनाएं, सिंपल पॉइंट्स में उसमें लिख दें। कोशिश करें कि वो मल्टी डायमेंशनल हो। अगर जैसे यहाँ पे, अगर सपोज़ यहाँ पे ये पूछा जाता कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रेपरकशंस हैं उसके, या जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो लिखने हैं हमको, तो ध्यान रखें कि उसमें चैलेंजेस इंटरनेशनल भी होते हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी रिलेटेड होता है क्लाइमेट चेंज का, जो निगोशिएशंस होते हैं, जो UNFCCC है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो भी आपको लिखना है। सोसाइटी में भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि गरीब लोग कोप अप नहीं कर पाते हैं क्लाइमेट चेंज से, जो इश्यूज़ आते हैं, या फिर जो स्मॉल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो होता है। क्लाइमेट जस्टिस का एक आता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, सोसाइटी का तो है ही, पॉलिटिकल भी आता है। पॉलिटिकल ऐसे हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से रिवर्स सूख रही हैं और जो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेस आ सकते हैं, उससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सप्लाई चेन रेजिलियंस कम हो जाएगी। ऐसी ऐसी चीज़ें आप अपने आंसर को मल्टी डायमेंशनल बनाने की कोशिश करें उसमें, अगर ऐसा कोई ब्रॉड चीज़ पूछी जाती है। अगर उसमें सीधा पूछा है कि सोशो इकोनॉमिक बताने हैं तो उसमें तो हमें सोशल और इकोनॉमिक ही लिखना है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अपने आंसर्स को मल्टी डायमेंशनल बनाना है, और जो सवाल में पूछा है उसी की हेडिंग बना के पॉइंट्स लिख के आगे बढ़ जाना है बस। एग्जामिनर को ये क्लियरली विजिबल हो कि 3 या 4 टॉपिक्स पूछे गए हैं, 3 या 4 उसमें पूछी गई हैं चीज़ें क्वेश्चन में, और 4 चीज़ें आपने एड्रेस कर दी हैं। एकदम सिंपल उसको दिखना चाहिए बिल्कुल। ऐसा ना हो कि यहाँ पे जैसे दूसरा अगर कोई लिखना चाहे, यहाँ पे अगर वो ऐसा लिखता है जैसे सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस आपके पूछे जाते हैं उसके क्लाइमेट चेंज के, तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि सीधा लिखे यहाँ पे कि चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, डब्बा बनाएं और 4 पॉइंट यहाँ पे ऐसा 4-5 पॉइंट जितना भी लिखना है वो लिख दें। ये तरीका इतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना आप उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके 2 हेडिंग्स बनाएंगे कि सोशल चैलेंजेस और इकोनॉमिक चैलेंजेस। उससे एग्जामिनर को दिखेगा कि 2 चैलेंजेस पूछे थे और दोनों चीज़ें हमने एड्रेस कर दी हैं वहाँ पे। एग्जामिनर को जितना कम एफर्ट लगाना पड़ेगा आपके आंसर कॉपी चेक करते हुए, उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। उसको सोचना ना पड़े कि कौन सी चीज़ कहाँ पे एड्रेस की है। और अगली चीज़ ये है कि जब आप बॉडी लिखें या कुछ भी लिखें अपने आंसर में, इंट्रो, कंक्लूजन हो, स्पेशली बॉडी, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज ना लिखें। और बहुत ज़्यादा जो कीवर्ड्स होते हैं ना, कुछ मार्केट में ऐसा कंटेंट आता है मेंस से पहले जिसमें कीवर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा। मेरे दोस्तों ने फॉलो किया है, मैंने देखा है, उनके मार्क्स भी नहीं आए हैं। कीवर्ड्स का बहुत ज़्यादा जो एकदम कॉमन लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं वो कीवर्ड्स तो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे सप्लाई चेन रेजिलियंस है वो सबको पता है, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में जियो स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी है। इस तरह की जो चीज़ें हैं तो एकदम कोई भी समझ सकता है, इनको तो आप यूज़ कर सकते हैं। बट बहुत डिफ़िकल्ट जो चीज़ें होती है, कभी कभी हमारे इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें उसमें होती है, उस तरह के कीवर्ड्स को ना यूज़ करें। जैसे कि एक कीवर्ड मेरे एक दोस्त ने बताया था कि रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल कुछ करके होता है, इकोनॉमी में होता है कुछ, तो इस तरह के वर्ड्स को अवॉइड करें, क्योंकि अगर एग्जामिनर को वहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको समझने के लिए, वो वहाँ पे गूगल करने नहीं बैठेगा। अगर उसको समझ आया सिंपल तो वो आपको मार्क्स दे के आगे बढ़ जाएगा, अगर समझ नहीं आया तो फिर आपको मार्क्स में दिक्कत आ जाएगी। तो चीज़ों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें। कीवर्ड्स अगर लिखने हैं तो वो कीवर्ड्स लिखें
जो एकदम कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, या ये एक्सपेक्ट करें कि जो एक इकोनॉमी का प्रोफेसर सिक्योरिटी की भी कॉपी, अब GS3 में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं? इकोनॉमी और एग्रीकल्चर। हाँ, अब जैसे एक इकोनॉमी वाले प्रोफेसर को आपका साइंस एंड टेक की कॉपी चेक करनी है, तो आप उसमें ऐसा साइंस एंड टेक में ऐसे बहुत तगड़े तगड़े कीवर्ड्स ना यूज़ करें जो एक इकोनॉमी वाले प्रोफेसर को समझ ना आए, क्योंकि कॉपी एक ही आदमी को चेक करनी है। आप खुद अपने पर्सपेक्टिव से सोचें, अगर आप इकोनॉमी के प्रोफेसर हैं और आपको साइंस एंड टेक की कॉपी चेक करनी है, तो आप कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें तो आप समझने वहाँ पे नहीं बैठेंगे, ना आपको समझ आएगी वो चीज़। तो चीज़ों को एकदम क्लियरली बताएं वहाँ पे, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें, फ्लावरी लैंग्वेज ना यूज़ करें, बहुत डिफ़िकल्ट कीवर्ड्स बिल्कुल भी यूज़ ना करें। कीवर्ड्स अगर यूज़ करना है तो एकदम सिंपल कीवर्ड्स यूज़ करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जब हम आंसर लिखते हैं ना, तो हमको तो ऐसा लगता है कि यार ये पॉइंट तो डायरेक्टली रिलेवेंट है, बट जब आप किसी और को पढ़ाएं ना, अपना आंसर किसी और को पढ़ाएंगे, तो वो आपसे शायद ये भी पूछे कि यार ये पॉइंट आपने क्यों लिखा है इसमें, ये पॉइंट तो इससे रिलेवेंट नहीं है, जबकि हमको तो लगता है यार ये तो बहुत हाईली रिलेवेंट है इस क्वेश्चन से। तो ऐसी जो हमारे अंदर खुद के लिए बायसनेस होती है ना, कि हम जो लिख रहे हैं वो ठीक लिख रहे हैं, एकदम रिलेवेंट लिख रहे हैं, तो आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचें। जब आपकी वो कॉपी चेक करेगा और अगर कोई पॉइंट उसको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मतलब जो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, तो आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी मार्क्स के टर्म्स में। जब आपके मार्क्स आएंगे तो कम हो सकते हैं। पॉइंट ये है कि क्लियरली लिखें एकदम। अगर कहीं पे कुछ ऐसा पूछा जाता है कि किसी का कोई कॉजेशन है किसी चीज़ का कि A लीड्स टू B, तो वहाँ पे आप उसको क्लियरली बताएं। कि अगर जैसे पूछा जाए कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो या इंक्लूसिव ग्रोथ हो, या फिर हमको पॉवर्टी कम करना है, तो आप सीधा उसमें बताएं कि जैसे हम बोलते हैं कि एजुकेशन से, ऐसा लिखते हैं कि एजुकेशन से स्किल डेवलपमेंट होता है, या फिर जो भी लिखते हैं कि उससे इनकम बढ़ेगा, उससे ये होगा। ये एरो तो यूज़ नहीं करते हम, और उसमें सिंपल बता दें कि एजुकेशन वुड लीड टू हाई इनकम। आप उसमें सिंपल ये ना लिखें कि एक उसमें लिख दिया पॉइंट में एजुकेशन, दूसरे में लिख दिया है स्किल डेवलपमेंट। आप उसमें सिंपली उसको एकदम क्लियर कर दें कि एजुकेशन कैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर करेगा, या पॉवर्टी को कैसे कम करेगा, एकदम उसको क्लियरली बताएं आप वहाँ पे। बहुत ज़्यादा शॉर्ट में लिखने की कोशिश ना करें। ज़्यादा नंबर ऑफ़ पॉइंट्स लिखने की ललक में हम कभी कभी चीज़ों को क्लियरली नहीं बता पाते हैं। ऐसे दिमाग में ना रखें कि 15 पॉइंट्स लिखने हैं 10 नंबर वाले सवाल में, या फिर 20 पॉइंट्स लिखने हैं और शॉर्ट में लिखने हैं। ज़्यादा शॉर्ट में लिखने से चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हो जाती हैं और चीज़ें कभी कभी रिलेवेंट नहीं लगती हैं जब एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से। आप अपना आंसर शायद 10 दिन बाद पढ़े तो आपको खुद ये समझ आए कि यार ये पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बैठ रहा है। हो सकता है वो रिलेवेंट हो उससे, पर ये आपने हो सकता है गलती की हो कि आपने उसको रिलेवेंट बना के ना लिखा हो, आपने उसको क्लियरली एक्सप्लेन ना किया हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ों को क्लियर लिखना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखना, बहुत ज़्यादा तगड़े कीवर्ड्स यूज़ ना करना, कॉमन कीवर्ड्स यूज़ करें। ये सब चीज़ों पे भी स्पेशल ध्यान रखें। और ये सब जो इनफॉर्मल चीज़ें होती है ना इस तरह की, कि ऐसा एरो बना देते हैं कि इंक्रीजिंग GDP, ऐसा बना देते हैं कि एजुकेशन लीड्स टू इनकम, ये सब जो इनफॉर्मल चीज़ें ना, इनको तो बिल्कुल अवॉइड करें। इस तरह की चीज़ों को ना यूज़ करें बिल्कुल भी। यहाँ पर अगर लिखना है तो सिंपल लिखें एजुकेशन लीड्स टू हाई इनकम, या फिर इसकी जगह सीधा लिखें इंक्रीजिंग एजुकेशन, इंक्रीजिंग GDP। ये सब चीज़ें इनफॉर्मल होती हैं, ये सब इरिटेटिंग भी लगता है जब आप आंसर्स पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर कोई वहाँ पे कोई सीनियर प्रोफेसर इन सब चीज़ों को आपकी अप्रिशिएट नहीं करेगा कोई भी। ये इनफॉर्मल चीज़ें होती हैं। जब हम कॉलेज में भी अपने रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, या कोई भी बेसिक राइटिंग, या फिर कोई बेसिक हम अपने असाइनमेंट्स करते हैं, तो वहाँ पे प्रोफेसर बहुत स्पेसिफिक होते हैं इन सब चीज़ों को लेके। इन सब चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखें। ये इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ एग्जामिनर को इरिटेट कर सकती हैं और आपके मार्क्स बहुत नीचे जा सकते हैं उसकी वजह से। तो एक तो ये हो गया बॉडी में, बस इतना ही चीज़ें आपको क्लियरली लिखना है। बस डब्बे बनाने हैं, हेडिंग लिख के पॉइंट्स में लिखना है, रिलेवेंट लिखना है, सिंपल लिखना है। अब अगर यहाँ पे डायग्राम की पॉसिबिलिटी है तो आप डायग्राम बना दें यहाँ पे। अगर नहीं है पॉसिबिलिटी, आप नहीं बना पा रहे हैं तो ना बनाएं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। बट अगर आप बना पा रहे हैं तो ज़रूर बनाएं उसमें,
कोई मैप बना दें यहाँ पे, या फिर अगर कुछ नहीं होता है तो जो आपने आंसर में लिखा है ना उसी को समराइज़ करते हैं वहाँ पे। जैसे कि अगर सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस पूछे जाते हैं क्लाइमेट चेंज के, तो अगर किसी को डायग्राम बनाना है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कि ये रिलेवेंट नहीं है, बट देखो मैंने तो किया था। जैसे ये है क्लाइमेट चेंज के सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस पूछे जाते हैं, तो सिंपल आपने ऊपर बॉडी में तो लिख ही दिया है, यहाँ पे लिखे क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे लिखे सोशल इश्यूज़ ऐसा करके, यहाँ पे लिखे इकोनॉमिक इश्यूज़ या इकोनॉमिक चैलेंजेस, और यहाँ पे पॉइंट में लिख दें एकदम कि सोशल क्या हो सकता है, जैसे पॉवर्टी हो सकता है, तो लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकता है, कुछ भी XYZ जो भी पॉइंट लिखने हैं। इकोनॉमिक में जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में या फिर एग्रीकल्चर इश्यूज़ आ सकते हैं, ऐसा पॉइंट्स में लिखते हैं। अब ये जो चीज़ है ना जो आपने ऊपर लिखा है उसी का समरी है। अभी ऐसा लगेगा कि ये तो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, बट जब आप अपनी कॉपी खुद देखेंगे तो आपको अच्छी लगेगी कॉपी आपकी दिखने में। तो आप ये काम कर सकते हैं कि ये लास्ट रिजोर्ट है, जब बाकी कोई डायग्राम आपको ना आए तब। बाकी कोई अच्छा डायग्राम समझ आ रहा है तो आप उसको बनाएं। अगर कोई डायग्राम समझ नहीं आ रहा है और आपको डायग्राम बनाना है, तब आप जो बॉडी में लिखा है उसको सिंपल समराइज कर दें अपने उसमें, एकदम सिंपल। अब ये वाला जो एक्स्ट्रा चीज़ है इसको कैसे करना है। देखो आंसर में क्वेश्चन में कभी कभी जैसे इश्यूज़ पूछे, चैलेंजेस पूछें, जैसे एंटी डिफेक्शन के बारे में बात करें तो उसमें डिसीजन मेकिंग रिफॉर्म्स पूछें, तो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ डालनी है जो क्वेश्चन में नहीं पूछी है। अगर अब यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हो सकती है, जैसे वे फॉरवर्ड हो सकता है, गवर्नमेंट स्टेप्स हो सकते हैं। यहाँ पे अगर चैलेंजेस नहीं पूछे चैलेंजेस हो सकते हैं, इश्यूज़ नहीं पूछे इश्यूज़ हो सकते हैं, इंटरनेशनल स्टेप्स हो सकते हैं, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो आप लिख सकते हैं। जो सवाल में नहीं पूछा है वो आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे लिखना है। अगर वाटर इश्यूज़ के ऊपर कोई क्वेश्चन आए, गवर्नमेंट स्टेप्स ना पूछी हो, तो गवर्नमेंट स्टेप्स वहाँ पे लिख दें कि जल जीवन मिशन, जल शक्ति मिशन, या फिर जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या वाटर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है आप वो लिख दें। अगर आपसे चैलेंजेस नहीं पूछा जाता है तो वाटर से रिलेटेड चैलेंजेस लिख दें कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में, वाटर रिसोर्सेज कम हैं, इस तरह की चीज़ें लिख दें। पॉइंट ये है कि आप एक एक्स्ट्रा चीज़ ज़रूर करें, और इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका तो ये रहता है कि जैसे ये आपकी आंसर कॉपी है, यहाँ पे आपका बॉडी ख़त्म हुआ तो या आप यहाँ पे ऐसा लिखें, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको लिखनी है, जैसे चैलेंजेस लिखना है तो ऐसा करके चैलेंजेस लिखे, एक डब्बा बनाएं यहाँ पे, और शॉर्ट में आपको लिखना है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। अब यहाँ पे आप चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये चीज़ एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश ना करें, उसको एकदम शॉर्ट में लिखें कि जल जीवन मिशन है, बस नाम लिख दे जल जीवन मिशन। वहाँ पे एक्सप्लेन ना करें कि जल जीवन मिशन क्या होता है, उसके क्या एम्स हैं, क्या उसकी टाइमलाइन है, वो सब ना लिखें, बिल्कुल उसको शॉर्ट में लिख दें। बिल्कुल चैलेंजेस भी अगर पूछा जाता है, चैलेंजेस या गवर्नमेंट स्टेप्स, कुछ भी आप लिख रहे हैं एकदम शॉर्ट में लिख के आगे बढ़ जाएं। बस एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखनी है, फीजिबल अगर रहे तो। मैं तो कोशिश करता कि सारे क्वेश्चंस में एक एक्स्ट्रा चीज़ लिख दूं, क्योंकि उससे आंसर में एक नई डायमेंशन ऐड हो जाती है और आंसर हमारा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद कंक्लूज़न, या कंक्लूज़न लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो आप डिफरेंट कंक्लूजन्स यूज़ करें अपने अलग अलग आंसर्स में। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि आप अपने जो भी आपने लिखा है ना, आप उसी को समराइज कर दें एकदम। अगर किसी चीज़ के चैलेंजेस पूछे हैं तो सिंपल आप लिख दें कि हैंस दीज आर द चैलेंजेस ऑफ दिस कंसेप्ट, या जो भी चीज़ है। क्लाइमेट चेंज के सोशो इकोनॉमिक पूछ रहे थे, दीज आर द सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। सिंपल, कुछ नहीं करना है। ये तब है जब आपके पास टाइम ना हो और आपको 1-2 लाइन में लिखना हो, या आपको कोई कंक्लूजन समझ ही नहीं आ रहा है। सिंपल आप लिख दें, जो लिखा है ऊपर उसी को समराइज कर दें बिल्कुल। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप वे फॉरवर्ड लिख दें उसमें,
देखो मेरा तो ये रहता था कि वे फॉरवर्ड को अगर आपको लिखना है तो इसको एक अलग अलग हेडिंग में लिखा जाए, और इसको जो कंक्लूजन से ऊपर वाला पैराग्राफ होता है मैं तो उसमें लिखता था कि उसकी अलग से एक हेडिंग बना दी जाए वे फॉरवर्ड की, तो उसमें एक अलग से डायमेंशन ऐड हो जाता है। हो सकता है एग्जामिनर को कंक्लूजन में आपका वे फॉरवर्ड एकदम क्लियरली ना विजिबल हो या वो ना पढ़े, और जब आप उसकी अलग से एक हेडिंग बनाएंगे तो वो एकदम से क्लियरली विजिबल रहेगा। तो वे फॉरवर्ड अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कंक्लूजन में। तीसरी चीज़ ये है कि आप उसमें एक नई चीज़ डाल दें उसमें, कि जैसे सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस का पूछा जाए तो आप उसमें सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस तो आपने लिखा ही है पूरा आंसर, उसमें आप ये लिख सकते हैं कि पहले समराइज़ किया एक लाइन में, उसके बाद आके कि नॉट ओनली इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस बट अदर चैलेंजेस लाइक जो भी आपको लिखना है उसमें आगे पॉलिटिकल इंटरनेशनल, दीज आर ऑल्सो द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब एक छोटा सा नया डायमेंशन आपने खोल दिया, और नया डायमेंशन खोल के आंसर अपना बंद कर दिया बस। तो आप उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ डाल सकते हैं। अगर जैसे क्वेश्चन अगर आए कि जैसे फ्लडिंग के ऊपर क्वेश्चन आए कि फ्लडिंग रोकने के लिए हमको कौन कौन से स्ट्रक्चरल मेजर्स लेने चाहिए, तो आपने पूरे अपने आंसर्स में स्ट्रक्चरल मेजर्स लिखे हैं, समराइज़ किया पहले आंसर को एक लाइन में कि ये हमको अपना स्ट्रक्चरल मेजर्स लेने की ज़रूरत है। उसके अलावा लिख सकते हैं वहाँ पे कि अपार्ट फ्रॉम दीज स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस लाइक अर्ली वार्निंग सिस्टम या फिर कम्युनिटी ट्रेनिंग, वो सब भी आप लिख सकते हैं, दीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। थोड़ा सा एक आगे बढ़ के एक नई डायमेंशन में लिख के अपने आंसर को ख़त्म कर दें, बस 1 या 2 लाइन में आप उसको लिख दें। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं बहुत अच्छे से तो नहीं बता पाऊँगा, लोग करते हैं, जैसे कुछ लोग कोट यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली तो रिकमेंड नहीं करता किसी को भी कि जीएस में कोई कोट यूज़ करे, या फिर आप उसको कुछ लोग डेटा से भी एंड कर देते हैं, आप वो देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। बाकी मैं तो ये सब 3-4 चीज़ें मैं करता था अपने आंसर्स को कंक्लूड करने के लिए। देखो आंसर राइटिंग का ना एकदम कॉमन सेंस है, ये सब जो मैंने चीज़ें बताई ये सबको पता है, एकदम कॉमन सेंसिकल चीज़ें हैं। बट आप ये समझें कि जब आप आंसर लिख रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अपनी कॉपी को एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से देखें बस, कि एग्जामिनर को अगर आपने ये चीज़ें लिखी हैं तो एग्जामिनर को इंटरेस्ट आ रहा है आपकी कॉपी में या नहीं आ रहा है, बस। तो एकदम कॉमन सेंस की चीज़ें हैं ये सब। पॉइंट ये है कि आप कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं इसको जब आप अपने आंसर्स लिखते हैं। अब ये सब लिखने के लिए हमको कुछ चीज़ें चाहिए। जैसे कि सबसे पहले होता है कि हमको डेटा चाहिए, क्योंकि अगर आप आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं उसमें तो कभी कभी आर्ग्यूमेंट इतने सिंपल होते हैं कि एग्जामिनर को शायद ये लगे कि यार तो हवाबाजी कर रहा है, ये तो बस ऐसे ही लिख दे रहा है। बट अगर आप उसको डेटा से सब्सटेंशिएट कर दें तो आपके आर्ग्यूमेंट का वेट बढ़ जाता है। तो आप डेटा ज़रूर तैयार करें। इसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स डेटा निकालते हैं मेंस से पहले। मैं तो अपने दोनों मेंस में वहीं से कंपाइलेशंस आते हैं, उसको रट लिया, डेटा को पूरा एकदम याद करके गया, और जितना डेटा हो पाया मैंने वहाँ पे डेटा लिखा। अब इसमें डेटा कैसे यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया इतना, और उसमें आपने ब्रैकेट में शॉर्ट डेटा लिख दिया। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर के ऊपर है कि सिंपल डेटा लिख दिया 80% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल, उसके आगे हैशटैग लगा के ये जो भी होता है डैश लगा के एग्री सेंसस 2015। डेटा को आपको शॉर्ट में यूज़ करना है, लॉन्ग में यूज़ करेंगे तो आप डेटा ज़्यादा यूज़ कर नहीं पाएंगे, जगह बहुत बढ़ जाएगी। छोटा सा डेटा उसमें शॉर्ट में ब्रैकेट में यूज़ करें, या फिर वैसे यूज़ करते हैं तो एज़ पर दिस ऑर्गेनाइजेशन, एज़ पर दिस रिपोर्ट, आप वो सब यूज़ कर सकते हैं। डेटा बड़ा ज़रूरी होता है जब सब्सटेंशिएट करते हैं, और डेटा पे इतना लोड ना लें। जब मेंस आए उससे पहले कंपाइलेशन उठाएं और उसको रट के चले जाएं बस। ईयर लॉन्ग अगर आपको कंपाइल करना है डेटा तो आप वो आप करें, बट ये जो मैं बता रहा था एकदम शॉर्ट ट्रिक है कि कंपाइलेशंस आते ही हैं, लोड लेना नहीं है पूरे साल, रटना है और जाके बस उसको लिख के आ जाना है। दूसरा होता है डायग्राम्स। कुछ चीज़ें ना आपको पहले से आप तैयार कर सकते हैं डायग्राम्स। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ का डायग्राम हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर का डायग्राम हो गया, बैलेंस ऑफ पावर का डायग्राम, या फिर पॉवर्टी का डायग्राम, एक विशियस साइकिल, वर्चुअस साइकिल, वो सब होते हैं। इस तरह के जो स्टैंडर्ड डायग्राम्स आप उनको पहले से तैयार कर सकते हैं।
और ये सब जो नए जो क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको डायग्राम्स बनाने हैं, उसके लिए करनी पड़ेगी आपको प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करें बढ़िया से, प्रैक्टिस करें बढ़िया से, और जब आप वहाँ पे लिखने बैठेंगे तो आपके जो डायग्राम्स है वो एकदम अंदर से नेचुरली निकल के आएंगे। तो आप डायग्राम्स बढ़िया से तैयार करें। और जो मैं पहले ही बोल रहा था कि जो मल्टी डायमेंशनल वाली चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखें जब आप आंसर्स लिख रहे हैं। बस आंसर राइटिंग का इतना ही है, अगर आप ठीक से आंसर्स लिख के आएँ तो बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। मेंस थोड़ा मुझे तो इजी लगता था एज़ कम्पेयर टू अदर 2 स्टेजेस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू, क्योंकि इसमें आप मेहनत करके अपने मार्क्स श्योर बढ़ा सकते हैं। बाकी में थोड़ा डाइसी रहता है। तो मेंस का तो इतना ही था। कुछ चीज़ें और हैं जैसे PYQs एनालाइज करना, टॉपिक वाइज नोट्स बनाना। मैंने तो नहीं किया था, पर आपको वो सब करना चाहिए, वो ज़रूरी है, क्योंकि PYQs से कुछ क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होते हैं। मेरे दोस्तों ने बताया जैसे कि इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन आता है, इरिगेशन पे क्वेश्चंस आते हैं ज़रूर, और वाटर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब थीम्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप उसको पहले से तैयार कर सकते हैं इन सब थीम को, प्रोवाइडेड कि आप PYQs को एनालाइज करें। और अपने टॉपिक वाइज नोट्स आप बना सकते हैं। किसी को अगर जब लिखने बैठते हैं अगर नेचुरली अंदर से पॉइंट्स निकल के नहीं आ रहे हैं, तब आप टॉपिक वाइज नोट्स बना लें सिंपल, कि वाटर के ऊपर डेटा लिख दिया, इश्यूज चैलेंजेस लिख दिए, 4 पॉइंट्स, 1 पेज का नोट्स बने आपके वाटर के ऊपर, और आगे बढ़ गए बस। और जब आप आएँ तो उसमें आप उसको रिवाइज करके तुरंत चले जाएं। तो बस इतना ही है मेंस के बारे में। तो बाकी जैसे कुछ होते हैं एथिक्स है जैसे, और एसे है। एसे का तो मैं प्रैक्टिस नहीं किया था बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से आप मार्क्स भी एकदम एवरेज आए हैं। 130 मार्क्स आए, जो एवरेज ही है। अगर किसी को अच्छे मार्क्स लाने 140, 150, 160, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आपको कोट्स तैयार करने पड़ेंगे, कुछ जो टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं आप उनको वो तैयार करना पड़ेगा। तो मैं एप्रोप्रिएट आदमी नहीं हूँ आपको एसे के बारे में बताने के लिए, मैंने तो ज़्यादा तैयारी नहीं की थी। इसके बाद जैसे कोई पूछ रहे थे पहले कि एथिक्स का कैसे तैयारी की जाए। ठीक है, एथिक्स में जो है आजकल प्रैक्टिकल चीज़ें पूछते हैं। जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो आपके क्वेश्चन से पूछा जाएगा, या तो वो स्टेटमेंट की फॉर्म में हो, कोर्ट की फॉर्म में हो, और केस स्टडीज़ तो अल्टीमेटली उसका एप्लीकेशन होता ही है जो हम थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं। तो जब भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान रहे उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे। थ्योरी रटने से फ़ायदा नहीं होगा कि डिओन्टोलॉजी की बैठ के डेफिनेशन रट ली, गोल्डमैन मॉडल रट लिया हमने इमोशनल इंटेलिजेंस का। इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन तो वैसे आपको याद करनी ही चाहिए, क्या पता क्वेश्चन फंस जाए इस तरह का, क्या पता इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ जाए, वो तो आप करें। बट जो फोकस रहे आपका वो उसकी प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस रहे कि इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ कैसे करते हैं। अगर रायट्स होंगे तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ कैसे करेंगे। अगर कोई सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर कैंपेन है तो हम उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का कैसे यूज़ करेंगे। या फिर अगर जैसे गोल्डमैन मॉडल है उसका इमोशनल इंटेलिजेंस का, उस गोल्डमैन मॉडल को हम किसी सोशल कैंपेन के लिए कैसे यूज़ करेंगे। उसकी जो एप्लीकेशंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन वो जो थ्योरी पार्ट है। जो गोल्डमैन मॉडल है उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, आप उस पर फोकस करें। तो इसका जो तैयारी करने का जो तरीका मेरे हिसाब से होना चाहिए, वो पहले तो आप कहीं से भी किसी भी बुक से उठा के बेसिक थ्योरी कवर कर लो। बेसिक थ्योरी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हो, कोई बुक हो। अब ऐसी बहुत थ्योरेटिकल बुक पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं, जैसे लेक्सिकॉन वगैरह आती है। कहीं से भी एक बेसिक थ्योरी कवर कर लो, ज़्यादा टाइम ना लगा के, 2-4 दिन में वैसे तो हो जाती है। उस थ्योरी को कवर करने के बाद जो मेन फोकस रहना चाहिए वो आंसर राइटिंग पे रहना चाहिए। आंसर्स कैसे लिखने हैं वो जीएस में शायद इतना इम्पोर्टेंट ना हो जितना एथिक्स में है, क्योंकि जो कोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कुछ लोगों को बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं वो, बट उनको डील कैसे करना है ये आपको सीखना पड़ेगा जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं। और अगर किसी को एकदम शॉर्ट में सीखना है जैसे मैंने किया था, उसके लिए सबसे अच्छी जो किताब है, जो बुक है, वो मुदित जैन की एक किताब आती है। मुदित जैन जो IRS हैं अभी, उनकी बुक आती है डिकोड एथिक्स करके।
वो बुक मैंने फॉलो किया था और मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा उसने हेल्प किया है। मेरा इस बार 126 है एथिक्स में और लास्ट टाइम 117 मार्क्स था एथिक्स में। तो जिस तरह से उस बुक में सिखाया गया है, एक रेड कलर की बुक है वो, मैं एकदम वही चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके आया था और मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है उसने। उस बुक से आप सीखें कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस डालनी है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है एथिक्स के पेपर में, केस स्टडीज़ को शुरुआत कैसे करनी है केस स्टडीज़ की, स्टेक होल्डर्स कैसे लिखने हैं, एथिकल डायलेमास कैसे लिखने हैं, डायग्राम कैसे बनाना है। डायग्राम्स ज़रूर सीखें उस किताब से, डायग्राम कैसे बनाना, जो डायग्राम्स आप उस किताब से सीखेंगे वो बाकी जीएस में भी यूज़ हो जाएंगे। फॉर्मेटेड डायग्राम्स का वो तो सेम ही रहता है। तो अगर ये 2 काम आप कर लेंगे, किसी एक बुक से थ्योरी कवर कर लें और दूसरा आप डिकोड एथिक्स वाली बुक से PYQs कर लें। उसके PYQs के सॉल्यूशंस हैं उसमें, तो मॉडल आंसर्स जैसे। थ्योरी तो ठीक है, मतलब एवरेज है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मुझे नहीं लगी उस बुक की, बट जो PYQs के सॉल्यूशंस हैं उसके, बेसिकली जो हमको सीखना है कि एथिक्स के आंसर्स लिखने कैसे हैं, वहाँ से कर लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है 1 हफ्ते से भी कम लगेगा आपको ये कवर करने में एथिक्स, और आप अच्छे मार्क्स बहुत आराम से ला सकते हैं। एथिक्स एक आसान सब्जेक्ट है, उसकी बस ज़रूरत को समझें। अगर ज़रूरत की बात करें तो ये तो एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत कॉमन सेंसिकल चीज़ है कि अगर यूपीएससी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो इवैल्यूएटर्स को लेके आएंगे एथिक्स का पेपर चेक करने के लिए, तो उनको वो यही गाइडलाइंस देंगे ना कि हमें इस पेपर को रखने का ये मकसद है कि हमें बच्चे के जो स्टूडेंट है, जो एस्पायरेंट है, उसके एथिकल वैल्यूज़ को टेस्ट करना है, या उसकी जो उसके एथिक्स हैं बच्चे के, हमको वो चेक करने हैं। उसका थ्योरेटिकल जो नॉलेज है एथिक्स को लेकर वो चेक नहीं करना है हमको ये नहीं चेक करना है कि उसको कितने मॉडल्स आते हैं, हमको ये चेक नहीं करना है कि उसको ये पता है कि डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है, या फिर दूसरी एक और होती है ऐसी अप्रोच, कि हमको बच्चे को ये सब पता है कि नहीं पता है। उनको गाइडलाइंस मेरे हिसाब से तो ये होती होंगी कि एथिक्स चेक करना है उसका। और एथिक्स कैसे चेक होगा, जब आप प्रैक्टिकल चीज़ें लिखेंगे। ज़्यादा फ़िलोसफीज़, थोड़ी फ़िलोसफीज़ तो यूज़ कर सकते हैं, मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं की थी, पर अगर किसी को है कि फ़िलोसफीज़ यूज़ करना है तो उसको थोड़ी फ़िलोसफीज़ यूज़ करें। ज़्यादा फोकस पूरे आंसर्स का प्रैक्टिकल चीज़ों पे रहे हमारा। ज़्यादा थ्योरीज़ भी यूज़ ना करें अपने आंसर्स में, और एकदम अपने आंसर को एकदम प्रैक्टिकल लेवल पे लिखें, मल्टी डायमेंशंस बनाएं। जैसे कि अगर क्वेश्चन इंटीग्रिटी के ऊपर आता है तो आप इंटीग्रिटी को ऐसा करें कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटीग्रिटी की क्या वैल्यू होती है, आप उसको लिखें। कि जैसे कोई कंट्री अगर किसी ट्रीटी को नहीं मानता है तो वो अनएथिकल है, इंटरनेशनल जो एथिक्स होते हैं। या फिर जैसे चाइना ने जो साउथ चाइना सी में वो कर रहा है, वो उसके जो भी गतिविधियाँ हैं, उसकी जो एक्टिविटी है, वो सब अनएथिकल है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हो गया। इंटीग्रिटी तो सोसाइटी में भी होता है कि जो अपने प्रोमिसेस अगर उसको अपहेल्ड नहीं करते हैं तो वो भी एक तरह से अनएथिकल है। जो सिविक सेंस आप अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो वो भी अनएथिकल है। उसके बाद पर्सनल लेवल पे आती है चीज़ें कि अगर आप इंटीग्रिटी आपके अंदर नहीं है तो आप ऑनेस्ट नहीं रह पाएंगे, जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे से स्मूथली नहीं चल पाएंगी। सिविल सर्विसेज में उसकी एक डायमेंशन डाल दें कि अगर इंटीग्रिटी नहीं होगी तो नेपोटिज्म होगा, करप्शन होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट नहीं होगी। बस ऐसा करके प्रैक्टिकल चीज़ें सब डाल के, उसमें बहुत सारी डायमेंशंस डाल के एक डायग्राम बना दें, जो आप मुदित जैन की किताब से सीख लेंगे। अगर आप उसको फॉलो करेंगे, नहीं करें तो किसी और बुक से फॉलो कर लें। बट उसमें डायग्राम्स में एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि इंटीग्रिटी का अगर आता है ना, तो उसमें ऐसा डायग्राम होता है। ऊपर तो आपने बॉडी में कुछ भी लिख दिया उसमें इंटीग्रिटी के बारे में, यहाँ पे लिखा कि इंटीग्रिटी, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ पे लिखा अगर होगा तो क्या होगा, इंटीग्रिटी नहीं होगा तो क्या होगा। अगर होगा, यहाँ पे एक डब्बा बनाते हैं, लिखेंगे कि सिविल सर्विसेज में ऐसा लिख दें कि सोशल हार्मनी होगा, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन इन पब्लिक सर्विसेज या फिर सिविल सर्विसेज होगा, अपहोल्डिंग सिविक सेंस है। जो भी चीज़ें आपको लिखनी है XYZ, ये सब चीज़ें आप सीख लें। नहीं होगा तो क्या होगा, नेपोटिज्म होगा, करप्शन होगा, इस तरह की चीज़ें लिख दें, उस पर डब्बा बना दें। बस बेसिकली ये है कि जो भी आपने बॉडी में लिखा है ना, उसको समराइज़ कर दिया अपने डायग्राम से। इस तरह के डायग्राम्स आप सीख लें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे आप डायग्राम्स बनाएं। तो एथिक्स का बस इतना ही था, मैं इतना ही किया था। थोड़ा सा सीख लिया था आंसर्स लिखने, और बेसिक थ्योरी मैंने कवर कर ली थी।
उसके अलावा तो ज़्यादा कुछ बचता नहीं है प्रिपरेशन में। इंटरव्यू को तो मेरा मार्क्स 154 है, तो शायद मेरी इतनी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है कि मैं आपको इंटरव्यू के बारे में कुछ भी गाइडेंस दे पाऊँ। तो इतना ही मेरा प्रिपरेशन था और यही समरी था जिस तरह से मैंने तैयार किया, जो मुझे लगा कि शायद मेरे लिए काम किया चीज़ें। अभी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। हाँ जी सर। या मैं न्यूज़पेपर के नोट्स तो मैंने बनाए थे, तीनों अटेम्प्ट में बनाए थे, बट वो नोट्स कभी भी रिवाइज नहीं हुए मेरे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना तो शॉर्ट में बनाएं जो रिवाइज हो जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना करें कि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल से एक पेज के नोट्स बना दिए, वो रिवाइज नहीं होते, फिर आपका बल्कि से नोट्स हो जाएंगे, कभी रिवाइज नहीं होंगे। और जब आप नोट्स बनाएं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन नोट्स बनाएं, ये स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि हम चीज़ें एडिट करते हैं, बहुत सारी उसमें ऐड करते हैं, कुछ चीज़ें डिलीट करते हैं जो पुरानी हो जाती है, तो वो ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें अच्छे से टैगिंग हो पाती है। जैसे मैंने एवर नोट पर बनाए थे, बड़ा एफिशिएंट सा था एवर नोट के, वो रिवाइज नहीं हो पाए वो अलग बात है, बट बहुत ऑर्गेनाइज थे उसमें नोट्स एवर नोट में, तो आप ये देख सकते हैं। पर शॉर्ट में बनाएं, जो चीज़ें आपको याद नहीं होती है ना, सिर्फ उन्हीं चीज़ के नोट्स बनाएं। जैसे कि अगर इंडिया चाइना रिलेशंस है, तो ऐसा हो सकता है कि उसके जो एग्रीमेंट्स हैं हमारे, वो हमको याद नहीं रहते कि कब कौन सा एग्रीमेंट हुआ था, 1993 का है, 96 का है, 2013 का है। जैसे ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के जो मेजर्स हैं उसके लिए एग्रीमेंट है। बस उन चीज़ों के नोट्स बना ले, बाकी चीज़ तो आपने अगर समझ ली है तो आपके दिमाग में घुस ही जाएंगी। और वो बार बार चीज़ें रिपीट होती है ना न्यूज़पेपर्स में, तो वैसे ही दिमाग में रहती है। न्यूज़पेपर नोट्स बनाने की वजह ज़रूरत भी नहीं है, उसमें फैक्चुअल चीज़ों के नोट्स बना सकते हैं। प्रीलिम्स के कि मेंस के लिए? देखो, मैं पिछली बार PT 365 करके गया था, बट मुझे वो बेनिफिशियल नहीं लगी थी। मुझे नहीं लगा था कि उससे क्वेश्चन जितना टाइम दिया उतना रिटर्न मुझे मिला। इस बार क्योंकि मैं पिछली बार इंटरव्यू दिया था और मेरा इंटरव्यू बहुत लेट था, तो मुझे टाइम नहीं मिला था प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस बार, मतलब जो इस बार का था 2021 वाला, उसमें मैं PT 365 नहीं किया था। जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था पहले से, उसी के बेस पे मैं गया था अपना। हाँ यार, देखो मुझे तो लगता है प्रीलिम्स में बहुत ही कम चीज़ें आती हैं जो रट्टाफिकेशन पर डिपेंड करती हैं। मेंस में देखो, मैं शुरू से और आखिर तक बार बार जो फोकस कर रहा हूँ ना अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे, वो इसी वजह से कर रहा हूँ। आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी अगर आपने समझा होगा चीज़ों को। जो फैक्चुअल चीज़ें जैसे वो पूछ रहे थे, उनके आप नोट्स बना लेंगे, रिवाइज कर लेंगे उनको पहले, बट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई है उसके लिए आपको रिवीजन की कम ज़रूरत पड़ेगी। मैं जैसे दोनों अटेम्प्ट्स में मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में पूरे टाइम सोशियोलॉजी पढ़ा था, मैं जीएस नहीं पढ़ा था। जीएस का सिर्फ मैं जो मेरे प्रीलिम्स के नोट्स होते थे उनको रिवाइज करके जाता था, जैसे पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री। पिछली बार मैंने मेंस 365 सिर्फ आईआर का किया था, इस बार मैंने आईआर और इकोनॉमी का किया था, बट वो भी सिर्फ एक बार किया था, वो रिवाइज नहीं हो पाया था, तो उसका कंट्रीब्यूशन मेरे मार्क्स में बहुत ज़्यादा है नहीं। जो ओवर द टाइम मैंने पढ़ा है ना, वो मेरे लिए काम आया उसमें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आपको अपना ऑप्शनली पढ़ते रहें और जीएस ना पढ़ के जाए, वो ख़राब स्ट्रेटेजी है। आपको दोनों चीज़ें पढ़नी चाहिए, बट अगर आप ओवर द टाइम न्यूज़पेपर या कुछ भी चीज़ें समझ के पढ़ रहे हैं तो आपको रिवीजन की ज़रूरत कम पड़ेगी। अगर आप रट रहे हैं ना चीज़ों को, रीड कर रहे हैं, तो आपको बार बार रिवीजन चाहिए, तभी चीज़ें समझी जाएंगी। वो जैसे मैं पहले बोला था कि अगर फेडरल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैंने समझ लिया है, आपने समझ ली है, तो आपको नेचुरली आएंगी जब आप आंसर लिखने बैठेंगे। इंग्लिश, हाँ अब यार देखो, जज कर पाना तो मुश्किल है, बट क्योंकि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ किया था, तो ये ज़रूर है कि मैं अपने जो थॉट्स हैं उसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाया था इंग्लिश में, ये ज़रूर है। अब कितना रोल है उसमें इंग्लिश का मेरे कम मार्क्स में, वो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनके बेस पे जजमेंट होता है वहाँ पे मार्क्स का। हाँ इंग्लिश में, अरे वो आते हैं क्योंकि मैं पढ़ा तो इंग्लिश में था ना, 9th क्लास से 12th तक इंग्लिश में, फिर ग्रेजुएशन इंग्लिश में, वो तो इतना तो पता ही था यार। बोलने में ही तो दिक्कत है, लिखने में दिक्कत थोड़ी है यार। हाँ
देखो ऐसा नहीं बोल रहा कि मुझे आती नहीं है, मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। अच्छा। हाँ, मेरे एक दोस्त हैं, लास्ट टाइम 192 रैंक था उनका, गौरव अग्रवाल। वो मेरे 1 साल सीनियर है मेरे कॉलेज के, मेरे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने इंटरव्यू हिंदी में दिया था, उनके 170s में मार्क्स थे, जो कि एक डिसेंट मार्क्स हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। हाँ, मेंस इंग्लिश में और वो इंटरव्यू हिंदी में दिया। हाँ, क्या? थोड़ा सा तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। देखो, सबसे पहला चेंज किया था इंटरव्यू में, बहुत तैयारी की थी, बोलने की सब प्रैक्टिस किया, और मार्क्स बढ़े 8, 146 से 154। सबसे पहले तो ये चेंज किया। दूसरा चेंज जो सोचा था, जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, PYQs वाला। प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में सोचा था कि मैं PYQs करूँगा, जो नहीं हो पाया। तीसरा चेंज जो सोचा था, देखो मैं सोचा ज़्यादा, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया उसको, तो अप्रोच में ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं हुआ है, सब सेम था। बस इस अटेम्प्ट में मैंने मेंस में अपने डायग्राम्स ऐड किए थे ज़्यादा, और थोड़ा सा डेटा पिछली बार से ज़्यादा ऐड किया था। और जो सोचा था उसमें ये भी था कि टॉपिक वाइज नोट्स बनाए जाएंगे। मैं ये सब सोचा था कि शायद करता तो कुछ और इम्प्रूवमेंट होता, बट इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो पाया था। इम्प्लीमेंट सिर्फ डायग्राम्स, मतलब मेंस आंसर राइटिंग में ये सब हो पाया था। बाकी स्ट्रेटेजी तो यार सब सेम ही था तीनों में। या मुझे तो पता नहीं, पर मैं सोच रहा था कि एक टेलीग्राम चैनल बना के उस पर डाल दूँ अपनी। मेरे 7-8 कॉपीज़ हैं, उसमें से 3 मैंने आज तक GS के टेस्ट लिखे हैं अपने दोनों अटेम्प्ट में, एक एथिक्स का और 2 और किसी GS के हैं, और 2 और प्लस 3 5 टेस्ट में लिखा हूँ सोशियोलॉजी के। ये मेरे 8 टेस्ट मेरे पास अवेलेबल हैं, तो इनको मैं सोच रहा था टेलीग्राम पे डाल दूँ। और मैंने चैनल बनाया, 2 सब्सक्राइबर्स भी हैं उस पर अभी, उस पर मैं डाल दूंगा जल्दी से। नाम मेरे नाम से ही, यक्ष चौधरी के नाम से। हाँ हाँ, वो मैं लिया था यहाँ पे महापात्रा सर से, वाजीराम से, 2018 में। एक सेकेंड, या मैं क्लास में लिख लेता था नोट्स, बट बाद में जो मैंने अपने नोट्स बनाए ना, वो मैंने सिंथेसिस करके बनाए। सारे जितने भी रिसोर्सेज थे, जो भी मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने सबको कंबाइन करके अपने एक अलग से नोट्स बनाए थे। तो कोचिंग के मैं शुरू में 1-2 बार रिवाइज किया था, बाकी मैं अपने रिलाई करता था अपने नोट्स पे। हाँ जी सर। हाँ, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है उसमें, बट उसमें भी सेम चीज़, जो सेम प्रिंसिपल है वो वहाँ पे भी अप्लाई होगा। कि बहुत जो क्लीशे चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे कास्ट सिस्टम की डेफिनेशन भी लिखना कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। उसमें आप डेफिनेशन उन सब चीज़ों की लिख सकते हैं जो चीज़ें, मतलब कोई डिफ़िकल्ट सा कंसेप्ट है, जैसे फिनोमिनोलॉजी के ऊपर कुछ पूछा था, फिनोमिनोलॉजी की डेफिनेशन आप लिख दें। बट ऐसा ना हो कि वैसे वहाँ पे स्कोप ज़्यादा रहता है थोड़ा डेफिनेशंस लिखने का, पर बहुत ज़्यादा क्लीशे सब्जेक्ट, उसकी टॉपिक्स की भी डेफिनेशन ना लिखें। मैं तो लक्ष्मीकांत ही पढ़ा हूँ। हाँ, मीन्स के लिए नहीं है। यार मुझे तो नहीं पता ज़्यादा, पर मैं तो लक्ष्मीकांत ही किया था बस। या मैं NCERTs जो कुछ सब्जेक्ट की थी वो फॉलो किया था, जैसे जियोग्राफी की 2 NCERTs फॉलो किया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, पॉलिटी की 2, एक पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से आती है और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो किया था। तो यही ज़्यादा, बस इन्हीं NCERTs पे मेरा फोकस था, बाकी मैं ज़्यादा NCERTs नहीं की थी। देखिए, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, आपको लिखना तो है उसमें कुछ ना कुछ, तो आप उसमें जनरल सी चीज़ें लिख दें, और वहाँ पे ये इंश्योर करें कि आप गलत ना लिखें। अगर आप सही ना लिखें तो आप गलत भी ना लिखें।
बीच की चीज़ लगे, मध्यम मार्ग अपनाएं उसमें। अब जैसे मुझे याद है पिछली बार का एक क्वेश्चन आया था पाला एम्पायर के ऊपर, कि पाला एम्पायर ने बुद्धिज़्म को कुछ ऐसा था कि कैसे बुद्धिज़्म को प्रमोट किया, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो वहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, जैसे पहली चीज़ तो ये कि पाला एम्पायर है, दूसरा ये कि बुद्धिज़्म है। अब बुद्धिज़्म के अंदर क्या होता है, ये मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने वहाँ पे लिखा था। बुद्धिज़्म के अंदर क्या होता है, बुद्धिज़्म के अंदर होती है फिलोसफी। पढ़ते हैं ना हम, हीनयान की फिलोसफी है, महायान की फिलोसफी है। बुद्धिज़्म के अंदर स्कल्पचर्स भी हैं, और स्कल्पचर्स के 2-3 स्कूल्स भी हैं वैसे तो। तीसरी चीज़ है इसके जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे स्तूपास वगैरह होते हैं, ये हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, जियोग्राफिकल एक्सपेंस हो सकता है। आपको ये सब चीज़ें पता है, क्वेश्चन में पूछा है कि पाला एम्पायर ने कैसे प्रमोट किया, पॉइंट्स पता है, बस इसी के बारे में लिख दो कि पाला एम्पायर ने बुद्धिस्ट फिलोसफी को एनरिच किया, न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट्स इमर्ज हुए। अब आपको तो नहीं पता, हमें भी नहीं पता हुए कि नहीं हुए, पर शायद हुए होंगे। तो आप गलत नहीं लिख रहे हैं, सही भी नहीं लिख रहे हैं, बीच की चीज़ लिख रहे हैं। स्कल्पचर्स है कि स्कल्पचर्स रिफाइन हुए, फाइन जो क्वालिटी है स्कल्पचर्स की वो बनी। अब ओवर द टाइम ये तो होता ही है कि रिफाइन तो होता ही है, उसमें भी हुआ होगा, ये लिखते हैं। मॉन्यूमेंट्स में लिख दे कि मॉन्यूमेंट्स रिफॉर्म हुए, नए नए जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं वो इमर्ज हुए। हमें नहीं पता कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल इमर्ज हुए, बस लिख दे कुछ हुआ होगा, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सपेंस है, लिख दे कि जहाँ बुद्धिज़्म पहले नहीं होता था अब बुद्धिज़्म वहाँ पे भी चला गया। इस तरह की चीज़ें लिखते हैं। या फिर मुझे एक क्वेश्चन और याद है पिछली बार का, या शायद इस बार का था, पता नहीं। कंसेशनल एग्रीमेंट पे एक सवाल आया था, शायद लास्ट ईयर का है, कि कंसेशनल एग्रीमेंट के ऊपर पूछा था कि उसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, या कुछ ऐसा सवाल था उसका, ये सार था उसका सवाल का। देखो कंसेशनल तो हमें नहीं पता, ये वैसे पीपीपी का कुछ मॉडल होता है ये, बट हमको एग्रीमेंट जरूर पता है कि एग्रीमेंट क्या होता है। कोई आइडियल एग्रीमेंट के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। एक आइडियल एग्रीमेंट का पार्ट क्या हो सकते हैं कि वो रोल्स उसमें क्लियरली डिफाइंड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली डिफाइंड हो, टाइमलाइन डिफाइंड हो, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म उसमें क्लियरली डिफाइंड हो, बस ये लिख दें उसमें। कंसेशनल नहीं पता हमको, बट एग्रीमेंट पता है, तो कंसेशनल एग्रीमेंट जो होगा ये कैटेगरी होगी एग्रीमेंट की, उसमें ये लिख दे जहाँ पे एग्रीमेंट है उसके आगे कंसेशनल एग्रीमेंट करके कि roles should be clearly defined, responsibilities should be clearly defined, proper dispute resolution mechanism भी proper timeline जो केस का resolution हो वो होना चाहिए। इस तरह की जनरल चीज़ें एकदम लिख दें। जैसे इस बार एलईडी के ऊपर क्वेश्चन आया था, एलईडी तो पता है, यहाँ पे भी एलईडी जल रही है, ये भी एलईडी है, बस इनके बारे में लिख दें वहाँ पे। वैसे उसने ब्लू एलईडी पूछा था, उसके आगे बस ब्लू ऐड कर दें कि ये, हाँ, जो भी एरियाज़ हैं कि ये एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में टीवी में यूज़ हो सकती है, ये वहाँ यूज़ हो सकती है, इस तरह की चीज़ें बस वहाँ पे लिख दे। एक और, ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि ऐसा जनरल चीज़ें आप लिख दें। जैसे एक बार एक और क्वेश्चन था लास्ट ईयर आर्ट एंड कल्चर का, कि ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि फिलोसफीज़ ने हमारे मॉन्यूमेंट्स को और स्कल्पचर्स को कैसे चेंज किया है या कैसे इम्पैक्ट डाला है। अभी अगर आपको उसका आंसर लिखना हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि जो हमारी फिलोसफीज होती हैं उन्होंने हमारे मॉन्यूमेंट्स और स्कल्पचर्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया। अब देखो फिलोसफी क्या होती है, ओल्ड टाइम में फिलोसफी ये होती थी कि मैन और जो गॉड है उसका रिलेशन जो होता था, उसे जो डिफाइन करती थी चीज़, वो फिलोसफी थी। देखो ये कुछ और भी हो सकता है, पर जैसे मैंने इसको इंटरप्रेट किया था, अब ये गलत है सही है मुझे नहीं पता, पर मैंने ये समझा था कि मैन और गॉड के बीच का जो रिलेशन है उसको फिलोसफी डिफाइन करती है, ठीक है। अब स्कल्पचर्स किसके हो सकते हैं, हिंदुइज्म के हो सकते हैं, ये बातें मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए। इस्लामिक हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, जैन्स के हो सकते हैं, मेजर तो यही होते हैं। अब देखो हिंदू की फिलोसफी क्या है हिंदुइज्म में, जैसे कि सैविज्म है, दूसरा उसका क्या होता है, वैष्णविज्म है। इन सब में, या फिर जिसको हम बोलते हैं सगुण वाला जो फिलोसफी है, उसमें यह है कि
गॉड को उसके कुछ एट्रीब्यूट्स दे दिए जाते हैं। अब जब एट्रीब्यूट्स देंगे तो हम उसकी स्कल्पचर्स बनाएंगे। अब जब स्कल्पचर्स बनाएंगे तो उनको टेंपल के अंदर रखेंगे। तो जो मॉन्यूमेंट्स है वो कैसे होंगे, उनके अंदर स्कल्पचर्स होंगे गॉड के। तो ऐसे हिंदुइज्म की जो फिलोसफी है उसने ऐसे उसको इन्फ्लुएंस किया है। अब जैसे इस्लामिज़्म होता है, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा इतना ज्ञान नहीं है इन सब चीज़ों का, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, फिलोसफीज़ का, पर अगर आपको फॉर द सेक ऑफ राइटिंग द आंसर्स, अगर आपको सिर्फ आंसर लिखना है कि जैसे इस्लाम में ये गॉड को एट्रीब्यूट्स नहीं देते हैं, एक तरह से निर्गुण की तरह होता है, जैसे अल्लाह होता है वहाँ पे, कि उसका ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता है, जहाँ तक मुझे पता है इतना ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता है। तो अगर जब फॉर्म नहीं होता है तो जो इस्लामिक आर्किटेक्चर के मॉन्यूमेंट्स होंगे उसमें क्या होगा, स्कल्पचर्स तो रखनी नहीं है, उसमें जाली वर्क होगा, चार बाग स्टाइल होगा। अब देखो फिलोसफीज़ ने इन्फ्लुएंस किया कि नहीं किया वो हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि उस मॉन्यूमेंट्स के ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो उसमें आगे ये लिख दे कि इस्लामिक फिलोसफीज़ ने इसको ऐसे इन्फ्लुएंस किया, उसमें लिख दे कि इस फिलोसफी की वजह से वहाँ पर चार बाग स्टाइल आया, जाली वर्क आया, पियत्रा दुरा आया। जो प्रीलिम्स वाली आपने चीज़ें रट रखी है ना, उसी को वहाँ पे लिख दें। बुद्धिज़्म में अगर आपको लिखना हो, हीनयान में था, वहाँ पे जो सिंबल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते थे, तो सिंबल्स उसमें आते थे। जैसे स्तूपा होता है, वो एक सिंबल होता है, जो बुद्धा थे शायद उनके डेथ का वो सिंबल होता है, जहाँ तक मुझे याद है। जैसा भी है आप उसको लिख दें। जब महायान आया तो उसमें जहाँ पे स्कल्पचर्स है ना, स्कल्पचर्स कहते हैं 3 स्कूल ऑफ वो इमर्ज हो, कहते हैं अमरावती, मथुरा और गांधारा, वो इमर्ज हो क्या है। जब ये फिलोसफी ज़्यादा डोमिनेंट हुई महायान की, तो जो चैत्य और विहारा थे उसके अंदर बुद्धिस्ट इमेजेस भी आई। ये सब चीज़ों को लिख दें आप। जब नहीं आता है तो कॉमन चीज़ों को इधर उधर तोड़ मरोड़ के जनरल चीज़ें बस आप लिख दें, पर गलत ना लिखें उसमें। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ज्योग्राफिकल एक्सटेंस वाली बात थी, तो उसमें ये ना लिखे कि ये वेस्ट बंगाल में चला गया, उड़ीसा में चला गया, वो शायद गलत हो जाए। आपको नहीं पता है, सिंपल लिखे कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंड हुआ है, बस। देखो डेटा कंपाइलेशन जो आता है, वैसे तो मैंने नोट्स बनाए थे, क्वेश्चन है यहाँ पे कि डेटा कंपाइलेशन कैसे करना है। वैसे तो मैंने नोट्स बनाए थे अपने मेंस के लिए, उसमें डेटा भी लिखा था, पर चूंकि वो रिवाइज नहीं हो पाए थे, तो मैंने जो डेटा उठाया था सारा, वो जो कंपाइलेशंस आते हैं मेन से जस्ट पहले 15-20 दिन पहले कंपाइलेशंस आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, मैंने वहाँ से डेटा कर लिया था सारा अपना। एक हाँ, ऐसे का मैंने बताया ना, मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया ऐसे का यार। तो मैं सारा आपको कुछ बताऊँगा यहाँ पे, तो इधर उधर की सुनी सुनाई बातें बताऊँगा मैं आपको, तो उससे फ़ायदा भी नहीं होगा। फिर मैं CSET की भी तैयारी नहीं किया, तो मैं कैसे बताऊँ कैसे तैयारी करना है। हाँ, बैकग्राउंड से क्वेश्चंस आते हैं मेरे से, सिविल इंजीनियरिंग से सवाल हैं। कैसे, जैसे इस बार अटल टनल के बारे में पूछा था, लास्ट ईयर ओल्ड मॉन्यूमेंट्स का स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर पूछा था, ताजमहल का फाउंडेशन पूछा था, इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, फॉरेस्ट में जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री। मेंस में देखो मैटर तो अल्टीमेटली आंसर राइटिंग ही करता है। आपको कितना नॉलेज है वो मैटर करता ही नहीं, आप कितना उसको लिख पा रहे हैं वहाँ पे और किस तरह से लिख पा रहे हैं वो मैटर करता है। अगर आपके अंदर नेचुरल टैलेंट नहीं है लिखने का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो अभी आप स्ट्रक्चर सोचा है ना, आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें जब आप टेस्ट पेपर्स लिख रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, मतलब मैं मानता हूँ मेंस में उससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, ये तो पता नहीं यार कितना मैटर करता होगा। बहुत सारे लोग मैंने देखी हैं कुछ कॉपी जिनका आंसर राइटिंग समझ नहीं आती, उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं पर। जी सर। देखो मैंने जब कोचिंग लिया था, जब मैं नया था, तो मैंने क्लास नोट्स भी रिवाइज़ किए थे अपने, पर बहुत ज़्यादा बार रिवाइज़ नहीं किए थे, पर मैंने नोट्स अपने खुद के बनाए थे। क्योंकि क्लास में थोड़ा टाइम कम रहता है, प्लस होलिस्टिक नोट्स नहीं बन पाते, तो मैं अपने नोट्स पे ज़्यादा रिलाइट था, ऑप्शनल के लिए भी और जीएस के लिए भी। देखो इंटरव्यू में 2-3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो अपना जो डैफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें जो भी हमारा बैकग्राउंड रहता है उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स रहती हैं उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जैसे
इस बार का मैं बताऊं आपको, जो मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग में था उससे क्वेश्चंस थे। मैंने इंजीनियरिंग गुवाहाटी से किया, गुवाहाटी से ब्रह्मपुत्रा जाती है तो ब्रह्मपुत्रा पे डैम्स बनाने के ऊपर क्वेश्चंस थे। मेरा एक असिस्टेंट कमांडेंट वाला मेरा क्लियर हुआ था एग्ज़ाम, उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस थे वो, क्योंकि मुझे सब बैकग्राउंड है मेरा, सब मेरा डैफ में है। सोशोलॉजी मेरा ऑप्शनल है, सोशोलॉजी से सवाल थे। उसके अलावा जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स थे, नेट ज़ीरो और क्लाइमेट जस्टिस, उनके ऊपर पूछा गया था। तो दोनों का मिक्स होता है, किसी से हो सकता है कि पूरा करंट अफेयर्स ही पूछ ले, हो सकता है किसी से पूरा उसका डैफ ही पूछ ले जिसमें हॉबीज़ वगैरह भी होती है। तो ये दो तरह के मेजर क्वेश्चंस होते हैं। पूछिए जल्दी से, टाइम भी कम है यार। अगर आप ज़्यादा सवाल पूछे बाकी लोग नाराज़ हो जाएंगे। चार और कोई पूछिए। अच्छा देखो, हाँ, अब मैंने इसको कैसे किया था ना कि कोचिंग तो मैं जाता था, बट अपना जो घर अपनी पढ़ाई करता था उसमें एक सब्जेक्ट उठाता था, चाहे वो कोचिंग में कवर हुआ है नहीं हुआ है उसको ख़त्म करता था। कोचिंग अपनी अलग चल रही थी और अपना अलग तैयारी अपनी अलग चल रही थी। मैं तो सब्जेक्ट वाइज करता था, एक सब्जेक्ट उठाया उसको कवर किया पूरा, वो कोचिंग में कवर हुआ है नहीं हुआ है उससे मैटर नहीं था, ऐसे करता था यार मैं। हाँ जी सर, मैपिंग की थी, और वो किया था मैं, जैसे ज्योग्राफी में बताया रजंतली मैम के जो वीडियोस थे उसमें मैपिंग उन्होंने काफ़ी अच्छे से करा दिया था। मैपिंग वहाँ से किया था। फिर हमारे जो वाजीराम में अमित सर थे उन्होंने मैपिंग कराई थी क्लास में, मैप्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट, वो मैप्स मैंने बेसिकली कलेक्ट कर लिए थे। फिर एक मार्केट में एड्यू बाबा करके एक मैप्स आते हैं, उनके कर लिए थे मैप्स। तो ये सब 3-4 चीज़ें जो करंट अफेयर्स में रहती है ना, लोकेशंस, रिवर्स, उनको खुद से अपने खाली मैप पे मैंने लोकेट कर लिया था। सोशियोलॉजी में याद ना है तो उनके आर्ग्यूमेंट्स तो याद होंगे ही। एक सेकेंड यार, उनको एक जगह पे लिख लो सारे थिंकर्स को और रट लो उनको, और जब एग्ज़ाम देने जाए ना उससे आधा घंटा पहले एग्ज़ाम हॉल के बाहर खड़े होके 3-4 पेज में नोट आ जाएंगे सारे थिंकर्स, पेपर 1 के 3-4 पेज में, पेपर 2 के। एग्ज़ाम देने से पहले बाहर रट के जाओ उनको, है ना। रटने तो पड़ेंगे ही, अगर नहीं भी याद आते तो यार आर्ग्यूमेंट्स तो याद ही है उनके। अब सुसाइड का है, दरखाइम ना भी याद आए, सुसाइड तो पता है ना, सुसाइड लिख दो। अल्टीमेटली आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो। SL दोषी एंड PC जैन, रूरल सोशियोलॉजी के नाम से ये क्या गवर्नेंस, या मैं गवर्नेंस तैयार नहीं किया था, मैं न्यूज़पेपर और जो पॉलिटी में जितना कवर हुआ था मैं वहीं से बस करके आया था। और पूछिए। हाँ एथिक्स में कोचिंग में वाजीराम में जैसे पढ़ाया गया था, ब्रजेंद्र सर पढ़ाते थे, पाठक सर पढ़ाते थे, तो थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वहाँ से बन गई थी। और फिर खुद से अपने जो थ्योरी पार्ट किया था किसी बुक से आप वो कर लें, और अल्टीमेटली तो आंसर राइटिंग तो जैसे मैंने बताया वहाँ से किया था। ऐसे सर मैं 2 बार बता चुका हूँ, मैंने ऐसे की प्रिपरेशन नहीं की थी। हाँ तो नंबर भी एवरेज है ना, 130 नंबर है ना। अगर आपको लाने हैं ज़्यादा नंबर तो लाइए, पर उसमें एक अनुदीप दुरुशेट्टी सर की बुक आती है, वो मैंने पढ़ी थी। अब ये नहीं पता वो कितनी इम्प्लीमेंट हुई होगी वहाँ पे, पर एक बार पढ़ ली थी वो ऐसे वाला पार्ट उसका। और पूछिए। अब शायद आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कम है, मैंने उनको पहले बताया था कि मैं नहीं बना पाया था, मैंने प्लान किया था उसको पर मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया था उसको। पर वो एक अच्छा तरीका है बनाने का, क्योंकि मेरे जो ऑलमोस्ट सारे दोस्त हैं वो टॉपिक वाइज नोट्स बनाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जैसे इस बार के AIR 53 है अर्पित संगल, वो मेरा दोस्त है, हम लोग साथ में तैयारी करते थे। मेरा तरीका कुछ अलग था पर वो टॉपिक वाइज नोट्स बनाता था,
उसके साथ शेयर भी किए हैं टेलीग्राम पे। आप उस तरह के नोट्स बनाए तो बेनिफिशियल है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वो, उस तरह के अगर आप खुद से नोट्स बनाएं टॉपिक वाइज। जी सर। इंग्लिश थी। या मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने बनाए नहीं। अब या वो आप जिसने बनाए हो ना उनके नोट्स को ऑब्जर्व करें कि उन्होंने कैसे बनाए हैं, तो शायद आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। हाँ जी। How many attempts did you give to yourself and have you chosen any plan B? मैंने CAPF का एक असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम होता है, 2019 में मैंने वो दिया था और उसमें मुझे CRPF मिला था। अभी उसका ज्वाइनिंग आया था 2022 में फरवरी में, मैंने उसका एक्सटेंशन ले लिया था 1 साल का। अगर मेरा इस बार नहीं होता तो मैं उसको ज्वाइन करता। अब उसमें कितना सस्टेन कर पाता, जॉब अच्छी लगती कि नहीं लगती, प्राइवेट में जाता वो करता, पर प्लान बी होना ज़रूरी है। मेरा तो प्लान बी अभी के लिए तो वो था असिस्टेंट कमांडेंट वाला। या बहुत अनसर्टेन है एग्ज़ाम, यहाँ पे खड़ा होकर मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ बहुत आसान है। जब हम कुछ 10-15 दिन पहले अदर साइड ऑफ टेबल पे बैठे थे तब कुछ और ही चीज़ें दिमाग में थी। बहुत अनसर्टेन होता है यार, आपको पता है। तो प्लान बी ज़रूरी है, मेरे हिसाब से तो प्लान बी ज़रूरी है। आर्ट एंड कल्चर मटेरियल के बारे में एक सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो NCERT पढ़ लिया था अपना, जो 11th क्लास की फ़ाइन आर्ट्स की होती है, उसके अलावा नितिन सिंघानिया की एक किताब आती है, सिलेक्टेड चैप्टर्स उसमें से कर लिया था, बस वहीं से कवर हो गए थे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, देखो यार इसका तो वैसे प्रॉपर मेरे पास आंसर नहीं है, बट अपना थोड़ा सा इंटरनल मोटिवेशन रखें। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा। अब जिस तरह से पढ़ रहे हैं अपना एक टाइम टेबल बना के आप पढ़ते रहिए। जब हम पढ़ते हैं ना ज़्यादा, जो चीज़ें कवर होती हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है हमें, और जब वो कॉन्फिडेंस आता है तो शायद आपको स्ट्रेस इतना ना रहे। हॉबीज़ परस्यू कीजिए अपनी स्ट्रेस के लिए। हॉबीज़ तो होंगी ना कुछ, थोड़ा सा तेज बोलिए सर। वाजीराम की रिलेवेंस, देखो सबसे बड़ी रिलेवेंस तो थी मेरा सोशियोलॉजी का जो था, महापात्रा सर का बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था मेरे लिए। जो पूरा फाउंडेशन मेरा बना है सोशियोलॉजी का, वो महापात्रा सर से बना है। दूसरा जो GS में, क्योंकि मैं जब पहले नया था, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो जो चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स ही लगती थी उन चीज़ों को क्लास में थोड़ा सिंपल कर दिया गया था। उसके बाद जब मैंने फर्दर स्टडीज़ किया, अपना जो स्टैंडर्ड बुक्स था वो थोड़ा ईजी हो गया था वहाँ पे। बाकी नोट्स मैंने अपने खुद के बनाए थे। यार मैं सोशियोलॉजी कुछ ज़्यादा ही पढ़ा था। जैसे जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था ना पहली बार, तो मुझे लगता है 5-6 महीने बैठ के सोशियोलॉजी ही पढ़ रहा था सिर्फ। तो इसी वजह से मेरे नोट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए और मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स भी पढ़ ली। पर आपके पास समय कम है, आपको 23 वाला देना है ना, तो आप सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ें, ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान ना दें। अगर आप हरलम्बोस पढ़ रहे हैं तो वापस से जाके सेम चैप्टर किसी और बुक से ना कवर करें। या मैं तो अपने नोट्स बनाए थे, जो प्रिंटेड वाले होते हैं, या वो मैंने नहीं फॉलो किए थे। हाँ, डिसिप्लिन, यार मैंने तो ऐसा ज़्यादा कुछ किया नहीं था, फिर भी मैं आपको बताऊं तो सब आइडियल चीज़ें जो आप सुनते हैं। टाइम टेबल बनाइए, इंटरनल मोटिवेशन रखिए। हाँ, मैंने बनाया बहुत बार और यूज़ कभी नहीं किया, यूज़ कभी हो नहीं पाया। मैंने बहुत माइक्रो मैनेजमेंट पे अपना बनाया था, इतने घंटे से इतने घंटे तक ये पढ़ना है, बट वो यूज़फुल नहीं लगा मुझे। तो बस मैं ये ट्रैक कर लेता था कि कितने घंटे में पढ़ लिया दिन भर में। एवरेज आप पहले अटेम्प्ट में ज़्यादा था, मुझे लग रहा है 8 घंटे कम से कम होगा, 8 साढ़े 8 भी होगा। अभी तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो अगर इससे कंपेयर करें तो 8-9 घंटे होगा कम से कम। और सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट में तो घट जाता है, 6 घंटे भी शायद ना पूरा हुआ हो, 6 घंटे मान लो इतना। पर फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे पहले ही बोला था, फाउंडेशन जो स्ट्रॉन्ग बनाना है उसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। फर्दर अटेम्प्ट्स में आप कम भी पढ़ेंगे तब काम चल जाएगा। जब हम वाजीराम में थे तो
वाजीराम वाले भी टेस्ट कराते थे प्रीलिम्स के। अभी तो मुझे नहीं पता आपके कराते हैं कि नहीं कराते हैं। उन्होंने भी कुछ फ्री टेस्ट हमको दिए थे, और उनके डेली भी करंट अफेयर्स आता था, कुछ क्वेश्चंस आते थे 15 या 30 ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते थे उनके तब। हाँ पोर्टल पे आते थे, वो भी मैंने कभी कभी फॉलो किया था। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके।